Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वी हैव स्टार्टेड अ न्यू वीक एंड न्यू चैप्टर। लास्ट चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप कि कल आप लोगों की संडे सभा भी बढ़िया गई होगी और आप लोगों ने पिछली बार की तरह ही प्यार लुटाया होगा। या इस बार शिकायतें की थी तुम लोगों ने? इस बार तो मुझे कंफर्म पता चला है कि मेरी शिकायत हुई है। अभिलप्षा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अदिति बेटा। शिखा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बाकी जो भी के गुड मॉर्निंग आ रहे हैं जो छुप गए, सचिन, योगेश, अनुष्का, मनसा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनसा बेटा, मोहित, नंदिनी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा रहा आप लोगों का संडे? आई होप कि आप लोगों ने संडे को यूटिलाइज किया होगा, बहुत अच्छे से बहुत सारी पढ़ाई की होगी और कल संडे सभा भी आप लोगों की अच्छी गई होगी। हाउ वाज द संडे सभा? संडे सभा कैसी गई बच्चों आपकी? गुड मॉर्निंग समरथ, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग केशव, केशु, मोहित नमस्कार, नमस्कार। तो शिकायत की आप लोगों ने मेरी, मुझे ऐसा पता चला। हेलो दीपक, सुप्रभात। चलिए चलिए, तो हम लोग नया वीक स्टार्ट कर चुके हैं और नए चैप्टर की तरफ भी बढ़ चुके हैं और दो चैप्टर्स का साथ हमारा है ना, दो चैप्टर्स और डिस्कस करेंगे। राइट, बहुत अच्छी थी। 5 स्टार दिया सबने। अच्छा, वहां पे वो रेटिंग सिस्टम भी चलता है क्या? रेटिंग देनी होती है सबको? अनुष्का बेटा आपने दिया होगा ना 5 स्टार, बाकी लोगों ने नहीं दिया ना यार। हार्ट ब्रेक, हार्ट ब्रेक, यस। चलो, सिर्फ सिर्फ अनुष्का ने दिया है 5 स्टार, बाकी लोगों ने तो शिकायतें की है मेरी भर भर के। मुझे पता चला वहां से कि सर इस वीक आपकी बहुत कंप्लेन हुई है। नहीं मनशा बेटा, फिर भी किया है आप लोगों ने। ये थोड़ी बताते हैं, बस ये बताते हैं कि सर इस बार कंप्लेन हुई है आप। ऑफ कोर्स यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। जिद है, इंसान हो, ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। जिद है, इंसान हो, ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो बेटा। बस डेली इंप्रूवमेंट चाहिए, डे बाय डे, डे बाय डे। अपनी अपनी गलतियों को खोजो। और आप इस एज में हो कि आपको अपनी गलतियां पता होती है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्या आपको इस समय, है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, टॉपर इन अ मंथ के बारे में ही बात कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आप लोग हो सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको स्टडी करनी है अभी एंड टाइम पे, है ना। अभी एंड टाइम चल रहा है, एंड टाइम में कुछ भी आपको इधर उधर डिस्टरबेंस नहीं लेनी है, सिर्फ फोकस होकर पढ़ाई करनी है। और अगर आप अब से भी कॉन्स्टेंटली टिल डेट एग्जाम के पढ़ते रहे तो 100% यू ऑल आर द टॉपर्स इन अ मंथ। एक मंथ में आपस में कंपटीशन करो। इससे मजेदार बात क्या होगी कि आप आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हो कि यार मैं हूं टॉपर, मैं हूं टॉपर। यस और नो बच्चे? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो है हमारा इकोलॉजी सेक्शन का, जो हमारे 12th की लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट में ऑरिजिन एंड पॉपुलेशन पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर कि मैं ऑरिजिन एंड पॉपुलेशन पढ़ना शुरू करूं, आप लोगों की अगर कोई डाउट्स हैं लास्ट चैप्टर के, तो लास्ट चैप्टर के डाउट्स के बारे में फटाफट 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 बता दो। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट में। जो भी आप लोगों के डाउट्स लग रहे हैं कि यार हमारे ये डाउट रह गए लास्ट चैप्टर में समझ नहीं आया, वो डाउट ऐसा होना चाहिए कि हम उसको आराम से पढ़ा पाए, है ना, उसको आराम से पढ़ा पाए। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हो जाए और ये चैप्टर टाइम पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग डाउट ले सकते हैं। तो मुझे एक डाउट मिल गया है, लकीली मुझे एक डाउट मिल गया, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक डाउट मिल गया है। आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड, अगर आप लोगों के पास और कोई है तो। एंड सॉरी, लास्ट क्लास में मेरा मेरा गला चला गया था,
तो मैं भी पता नहीं कैसा गया, मुझे नहीं पता, बट आई ट्राइड हार्ड। मैं गर्म पानी पी पी के 4 ग्लास गर्म पानी पिए मैंने पूरे, आप लोगों के लास्ट क्लास में, गले को मेंटेन रखने के लिए, और क्लासेस लेता रहा। तो आई होप कि ठीक था, मतलब अच्छा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गले की वजह से। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए और आपको अच्छे से समझ में आया। स्टार्ट करें, एक ही डाउट है, चलो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। डाउट ले लेते हैं पहले फटाफट। एड्स में क्या डाउट है वो बताओ। एड्स लिखोगे तो मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा। यस यस, शॉर्ट नोट से पढ़ लो, शॉर्ट नोट से पढ़ लो, दैट्स इनफ। आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो शॉर्ट नोट एग्जाम को, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम को फोकस करके ही बनाए गए हैं। आपने देखा होगा शॉर्ट नोट्स में हर जगह सामने मैंने लिख रखा है प्रॉपरली कि कौन से साल में क्या क्वेश्चन आया है। चलो बहुत बढ़िया। डाउट नंबर 1 अगर मैं लूं लास्ट चैप्टर से, तो वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। डाउट नंबर 2, वेरी गुड बच्चे, ऐसे पूछा करो, है ना। आप नहीं पूछोगे तो भी मैं जबरदस्ती पूछता रहता हूं कि कुछ है तो बताओ। डाउट नंबर 2, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छे, गुड क्वेश्चन। डिफरेंस बता दो सर, बता देंगे बच्चे। ले लिया है कोमल बेटा। अभी एक और डाउट मुझे दिखा था, विथड्रॉल सिम्पटम। डाउट नंबर 3, विथड्रॉल सिम्पटम क्या होता है गुरुजी, ये बता दीजिए। और कुछ है? आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, चलो ठीक है, ये भी ले लेते हैं। ऑल्दो ये आपको केमिस्ट्री वाले सर से पूछना चाहिए, बट कोई बात नहीं, 12th लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सब आती है, अपन कर लेंगे पढ़ा के। मास्ट सेल, नंबर ही भूल गया मैं क्या था, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपके डाउट्स हो गए होंगे, और बहुत माइनर माइनर, कुछ बहुत अच्छे डाउट हैं, कुछ बहुत अच्छे डाउट्स भी हैं। डाउट नंबर 1 आपका ये है कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। देखो बच्चों, जैसे ही आपके बॉडी पे किसी पैथोजन का अटैक होता था, ध्यान से सुन लो, पिछला पोर्शन थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा और आपको थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी, इसलिए प्लीज लिसन केयरफुली, राइट। हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी पे जब भी किसी पैथोजन का अटैक होता है, तो वो पैथोजन ऐसा नहीं है कि वो आता है और हमें डिजीज कॉज कर देता है, नहीं, हमारी बॉडी उससे प्रोटेक्ट करती है खुद को। कैसे करती है? हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यस और नो, हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हाँ या ना बच्चे। और जब वो फर्स्ट लाइन को पार कर लेगी, जब वो सेकेंड लाइन को पार कर लेगी, तब हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमारी इम्यूनिटी टोटल 2 पार्ट में बटी है। हमने सीखा था, एक है इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के साथ हमेशा जुड़ी है, जो बाई बर्थ आ रही है, यस और नो बच्चे। तो हमारी बॉडी में जब भी किसी पैथोजन का अटैक होता है, देखो मैं थोड़ा सा और पहले से लेके चल रहा हूं,
ताकि थोड़ा सा आपको पहले का भी रिवाइज करा पाऊं। जब भी हमारी बॉडी में, बहुत बढ़िया से समझना, हमारी बॉडी में किसी पैथोजन का अटैक होता है, सपोज करो ये एक पैथोजन है, इस पैथोजन ने, ये हमारी बॉडी है ना बच्चे, देखते रहना, इस पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक किया, आक्रमण, आ गया पैथोजन, आज मैं तुझे बीमारी देके जाऊंगा। मेरी बॉडी बोलती है हाँ क्यों नहीं, हम तो इसीलिए बैठे हैं कि कोई भी कलमुआ बाहर से आए और हमें बीमार कर दे। यस और नो? आजा भाई, तुरे काम है आना, तू अपना काम कर। बॉडी के पास है इम्यूनिटी, वो अपना काम करेगी, वो बचाएगी खुद को। यस और नो बच्चे? बॉडी, सभी बॉडी के अंदर इम्यूनल सिस्टम के वजह से इम्यूनिटी पाई जाती है। यस और नो? ये भी सीख चुके हैं? अरे छोड़ो सर, इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, एक है इनेट इम्यूनिटी, एक क्या है बच्चे? इनेट इम्यूनिटी, जो बचपन से ही आफ्टर बर्थ हमारे साथ बाय बर्थ चली आ रही है। एक है अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। हाँ या ना बच्चे? फटाफट फटाफट बोल देना, हाँ या ना। चलो, ये पैथोजन आया, इसने अटैक किया। जैसे इसने अटैक किया, क्या ये हमारी बॉडी में तुरंत घुस के हमारी बॉडी को परेशान करने वाला है? अरे कभी नहीं बच्चे। क्यों? क्योंकि इनेट इम्यूनिटी बनाती है बैरियर। इनेट इम्यूनिटी क्या बनाती है? 4 बैरियर्स बनाती है। यहां पे क्या है? 4 बैरियर्स हैं। जब इन बैरियर्स को पार करोगे तब तो हमें डिजीज पैदा कर पाओगे। हमने पढ़ा था ये 4 बैरियर्स कौन कौन से हैं, ये नाम नहीं ले रहा कि बैरियर्स कौन कौन से, लेकिन एक चीज बता रहा हूं, लिख नहीं रहा, लेना तो पड़ेगा ही। फिजिकल बैरियर, यस नो बोलना मेरे साथ यार। फिजिकल बैरियर जो हमारी स्किन है, जो कवरिंग है हमारी बॉडी की, सबसे पहले तो वही नहीं आने देती। कहां? अरे भाई साहब बाहर जाओ। यस और नो? फिजिकल बैरियर। देन हमने सीखा था कि चलो ये हमारी बॉडी की इस दीवार को पार नहीं कर पाएगी, तो वो पैथोजन जो भी होंगे वो हमारे बॉडी के ओपन स्पेसेस पे जाएंगे, जहां से वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपके मुंह से, आपके आंख से, आपके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से, यस, एनल पाथवे से और यूरिनल पाथवे से भी जा सकते हैं। तो हमने 4 बैरियर पढ़े थे ना, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल मिलकर बनाते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यस और नो बच्चे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जो उसके बाद था, दो तो हम कर चुके हैं, तीसरा और चौथा। तीसरा क्या था? सेलुलर बैरियर्स। चौथा क्या था? साइटोकाइन बैरियर। इन 4 बैरियर में वो बनाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और गलती से कोई पैथोजन इसको पार कर पाया, तब जाके वो हमारे अंदर इंफेक्शन कॉज कर पाएगा, और वो पैथोजन अब एंटर कर पाएगा कहां पे? हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर पाएगा, हमारे सेल्स को प्रॉपर इन्फेक्ट कर पाएगा, और वहां से खेल शुरू हो जाता है आफ्टर इन्फेक्शन। देखो ये पैथोजन आया, आ गया, आने दो, ये रहा पैथोजन। पैथोजन आया, हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, पहले उसको इन लोगों ने निपटा दिया, लेकिन पैथोजन थोड़ा मजबूत है, वो ना एंटर कर पा रहा है। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पार कर गया, यहां पे जो सेना खड़ी थी उसको पार कर गया। जैसे अंदर आएगा, कौन लड़ने आ जाएगा? उससे लड़ने आ जाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के सैनिक। यस और नो? यहां से सेल्स लड़ेंगी। न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था, हमने नेचुरल किलर सेल पढ़ा था, याद आ रहा है बच्चों? हमने मैक्रोफेजेस पढ़ा था। वो सब इनसे मारने में लग जाएंगी। अगर वो इनको मार पाती है तो यहीं से कहानी खत्म, हमें इंफेक्शन नहीं हो रहा। किसी रीजन से वो इतना मजबूत है कि पैथोजन और आगे बढ़ा, वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी पार कर गया। देखते रहना बच्चे, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब वो दोनों डिफेंस सिस्टम को पार कर गया, तब वो आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, और यहां से स्टार्ट होता है हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्या स्टार्ट होता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हम बात करते हैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी में।
जहां पे हम बात करते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आपको याद भी होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी है, वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में एक्चुअल इंफेक्शन के बाद हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर आ गए, लो पैथोजन यहां आ गए, पैथोजन यहां आ गए। ये दोनों डिफेंस मैकेनिज्म, दोनों डिफेंस लाइन को पार करके पैथोजन कहां आ गया, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में दो चीजें हैं, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। यस और नो, यस और नो बच्चे। हाँ या ना बताना फटाफट। जैसे वो थर्ड लाइन डिफेंस में आया, हमारी बॉडी अब तैयारी करी, आपको बताया था, इनको पता चला यार हम मार नहीं पा रहे, सेल्स को पता चला हम मार नहीं पा रहे। वहां से एक सेल थी जिसे आप बोलते थे मैक्रोफेजेज, उसने अपने ऊपर कुछ उस मरे हुए, जो लड़ाई में कुछ पैथोजन मरे थे, उनका एंटीजन चिपका के खुद को कन्वर्ट कर लिया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। यस और नो, किसमें कन्वर्ट कर लिया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में। याद करो बेटा, एपीसी का नाम लिया था मैंने, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में कन्वर्ट कर लिया था। जो गया था हमारे बोन मैरो के पास, बोला अरे लिम्फोसाइट्स तुम लोग क्या कर रहे हो, लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाओ, हमला हो चुका है। और लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते ही क्या एक्टिवेट हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई। जहां पे दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। यस और नो, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स में प्लाज्मा सेल बना, प्लाज्मा सेल ने बनाना शुरू किया एंटीबॉडी। तो जब भी आप एंटीबॉडी की बात करते हैं, ये प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट से डेवलप होती है और ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड के साथ मूव करते हैं। ब्लड एक लिक्विड है, एक ह्यूमर है, इसीलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि ये लिक्विड के साथ घूम रहा है। मैंने बताया था ह्यूमरल थ्योरी, गुड ह्यूमर थ्योरी, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि ये ब्लड के अंदर है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, ये वो सेल्स हैं जो वहां पे लड़ना शुरू करेंगे। अब देखो, आपको ये भी पता है कि जब लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएशन हो रहा था, जब लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएशन हो रहा था तो क्या हो गया, क्या हो गया जैसे डिफरेंशिएशन शुरू हुआ वहां पे एक मेमोरी सेल्स बनी थी। हाँ या ना बताना, हमने पढ़ा था साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल। यस और नो बच्चे, इस पे आना चाहिए। साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल। वहां पे जो मेमोरी टी सेल थी, मेमोरी टी सेल ने इस पैथोजन के आने के बाद और इन दोनों इम्यूनिटी के मिलके कैसे इन दोनों इम्यूनिटी ने इसको निपटाया, इसकी पूरी तैयारी का क्लिप अपने अंदर रख रखा है। यस और नो, इस दोनों की पूरी तैयारी का क्लिप अपने अंदर रख रखा है। अब इस समय जो हमारी बॉडी का ये इम्यून रिस्पांस है, जो आपने देखा है किसी नए पैथोजन का अटैक, अटैक के बाद फर्स्ट लाइन पार करना, सेकेंड लाइन पार करके यहां आना, और यहां पे किस तरीके से हमारी इम्यूनिटी उसको मारती है। दिस इम्यून रिस्पांस इज कॉल्ड एज प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। इसे क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर कोई नया पैथोजन आया है तो हमारी बॉडी के अंदर वो जो इम्यून रिस्पांस आया उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। ये समझ में आ गया बच्चे, ये समझ में आ गया, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस समझ में आ गया सबको। यस नो दे दो फटाफट, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस समझ में आ गया क्या, हमें फटाफट बता दो भैया ये वाली बात। यस और नो, डन है। अब देखो, जब वो पहली बार आया तो यहां पे क्या किया, मेमोरी टी सेल ने उसकी पूरी पिक्चर रिकॉर्ड कर ली कि भाई तुम कैसे आए और कैसे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाया, कैसे हमारी बॉडी ने तुम्हें निपटाया विद द हेल्प ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो जब ये दूसरी बार ये पैथोजन आता है, एक बार आ गया हमारी बॉडी के अंदर, इसके लिए एंटीबॉडी ऑलरेडी बन गई है और हमारे सेल्स को भी पता है कि इसको कैसे मारना है। जब ये पैथोजन दूसरी बार आता है, देख मेरे बच्चे, यही पैथोजन, इसने कहा एक बार तो एंट्री हो गई अपनी, अब अपन दोबारा चलते हैं। दूसरी बार आता है, ये यहां से पार करके तो आता है,
मजबूत है ना, हमने बोला ना मजबूत है, पार कर गया इसको भी इसको भी। लेकिन जैसे ही ये फर्स्ट लाइन पार करता है, सेकेंड लाइन पार करता है, थर्ड लाइन में आता है मेमोरी टी सेल। मैंने बोला था वो दूरबीन लगा के देख रही है, सारा क्लिप रिकॉर्ड कर रखा है। वो बोले अच्छा आ गए, अरे यार देखो ये पिछली बार आया था, इसको ऐसे ऐसे मरा था, हमारी बॉडी के सेल्स तैयार, 2 इम्यूनिटी। अच्छा वही है क्या, उसको एक बार मार लिया दोबारा भी मार लेंगे। और वो आते हैं और खटाखट 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 जल्दी से। देखो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं होता वो पैथोजन पहली बार आया कैसे मारा है। यस और नो, पहली बार मारा है। लेकिन दूसरी बार आया है, दूसरी बार आया है, दूसरी बार उसको आते ही, अच्छा तू आया है तो तू जा, उसको आते ही निपटा देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जब सेकेंड अटैक होगा, सेकेंडरी कब, सेकेंड अटैक ऑफ पैथोजन। अब पहले अटैक का हमारे पास क्लिप है, पहले अटैक का क्लिप है, कैसे मारा था, क्या किया था, सब हमें ऑलरेडी पता है। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट होता है, दैट इज वेरी क्विक, बहुत कम टाइम में ही पैथोजन को मार दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एमनेस्टिक रिस्पॉन्स एज वेल। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। दैट दिस रिस्पॉन्स इज वेरी क्विक, बहुत क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है। समझ में आया बच्चे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स एक स्लो रिस्पॉन्स है। जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार आता है तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम उसके लिए जो रिस्पॉन्स देता है वो रिस्पॉन्स कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कंपैरेटिवली स्लो होता है। क्यों, क्योंकि उस पैथोजन का जो मेमोरी है वो हमारे बॉडी के अंदर सेव रहता है। जब वो पैथोजन सेकेंड अटैक करता है तो हमारी बॉडी फटाफट क्विक रिस्पॉन्स देके उसको निपटा देती है। दैट सेकेंड टाइम अटैक या थर्ड टाइम अटैक या फोर्थ टाइम अटैक जो बाद में हो रहा है पहले के बाद, वो सब सेकेंडरी है, जिसमें एमनेस्टिक रिस्पॉन्स आता है और बहुत कम टाइम में ही हमारी बॉडी उस पैथोजन को मार भगाती है। क्लियर भैया, पहला डाउट क्लियर है, बढ़िया डाउट था, अच्छा डाउट था, और मुझे इसलिए भी पसंद आया कि मैं इसके हेल्प से आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। मेरी आदत है मैं हमेशा 2 कदम पीछे से चलता हूं, और शेर 2 कदम पीछे जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है। यस यस बच्चे, शेर 2 कदम पीछे जाए इसका मतलब नहीं वो डर रहा है, इसका मतलब वो हमला करने के लिए तैयार है। यस और नो, पीछे से आओ, रिवाइज करके आओ और कूद जाओ क्वेश्चन पेपर पे, फाड़ फूड़ दो यार। समझ में आया क्या पहला डाउट? अच्छा डाउट था, बढ़िया डाउट था, सिखा दिया। दूसरा सुन लो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पहले ही सिखा दिया, पहले ही सिखा दिया। जब बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल्स काम कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, सेल्स आ रही हैं, तो आपने बोला सेल इम्यूनिएटेड, यहां पे सेल्स काम कर रही हैं। कौन कौन सी सेल्स, अरे पढ़ चुके हैं यार, है ना, क्या कर चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी सेल्स, बहुत सारी सेल्स थी सर, जैसे साइटोटॉक्सिक बी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, एनके सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस हैं, हम लोग इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तबीयत से सिखाया है। यहां पे सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। न्यूट्रोफिल्स थे जिन्हें आप क्या बोलते थे, पीएमएनएल सेल भी बोलते थे, क्या आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, पीएमएनएल सेल्स, इन्हीं को बोलते हैं। जब ये सेल्स इन्वॉल्व हो रहे थे तो इम्यूनिटी का वो पार्ट जहां पे हमारी इम्यूनल सिस्टम की सेल इन्वॉल्व हो रही थी, सेल्स ही लड़ाई कर रही थी, उसे बोलते थे आप सेल मीडिएटेड। लेकिन जहां पे इन सेल्स के द्वारा कुछ सिक्रीशन बना है, कुछ सिक्रीट हो रहा है, आपको याद है मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर एक बी लिम्फोसाइट की सेल डिफरेंशिएट होकर बनाती थी प्लाज्मा सेल्स। क्या बनाती थी बच्चे, प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल बनाती थी एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करती थी, ध्यान देना। एंटीबॉडीज क्या थी, प्रोटीन। यानी यहां पे सेल खुद नहीं जा रही, ना ना, यहां पे सेल खुद लड़ाई के लिए नहीं जा रही, सेल ने क्या किया, एक प्रोटीन सिक्रीट कर दिया, एक प्रोटीन सिक्रीट कर दिया, जो हमारी बॉडी में ये जो एंटीबॉडी है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। इस प्रोटीन को लेके घूमेगा कौन, जो ब्लड के साथ घूमेंगी। अरे मेरे बच्चे ये बताओ,
जब मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू किया था, वहां पे मैंने एक थ्योरी की बात की थी जिसे बोला था मैंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। याद आ रहा है? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस या ह्यूमर थ्योरी, वो क्या था? ह्यूमर का मतलब था ब्लड। मैंने बताया था ना ह्यूमर में 4 टाइप का, ब्लड, स्लेम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। तो जब ह्यूमर, हमारी बॉडी का ह्यूमर इस एंटीबॉडी को लेके घूम रहा है, इसीलिए आपने इसे बोल दिया ह्यूमोरल इम्यूनिटी। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? अरे यस नो बोल दो यार। समझ में आ गया डिफरेंस? जब सेल लड़ाई कर रही है, ये देखो सारी की सारी सेल है, यहां पे सेल नहीं जा रही, सेल ने क्या निकाला है? एक सब्सटेंस निकाला है, एंटीबॉडी, जो कहां पे है? हमारे ह्यूमर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोल देते हो आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो डिफरेंस समझ में आ गया? आ गया बच्चे? चलो नेक्स्ट, विथड्रॉल सिम्पटम। विथड्रॉल सिम्पटम क्या होता है? ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जिसको हैबिट हो गई है, जो एडिक्ट हो गया है किसी एक स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए, है ना। जैसे ड्रग्स की बात क्यों करूं मैं? स्मोक की बात कर रहा हूं, मैं ड्रिंकिंग की बात कर रहा हूं। जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, अगर उन्हें जब उनका मन हो और कुछ टाइम तक सिगरेट ना मिले, कुछ टाइम तक उनको वाइन विस्की रम ना मिले, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है ना। उनकी हालत कैसी जाती है? ऐसी जाती है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, है ना। क्लियर? क्या होता है? उनकी जो हालत है वो खराब, उनको लगता है यार ना मेरा एनर्जी, मेरी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मेरी बॉडी की बैटरी लो हो गई है, मैं एक सिगरेट लूंगा ना तो मैं बहुत अच्छा से फील करूंगा, बहुत बढ़िया फील करूंगा। यही कंडीशन है जब कोई ड्रग एडिक्ट है। कौन है बेटा? ड्रग एडिक्ट। उस ड्रग एडिक्ट को उसकी ड्रग की आदत छुड़ाने के लिए आप क्या करते हैं? उसको मना करते हैं, वो नहीं मानता है, आप उसको डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलते हैं ड्रग्स की आदत छुड़ाओ, इसकी जान चली जाएगी। अब वो पर्सन स्टेज में है कि उसकी जान जा सकती है, लेकिन वो जान जाए पर ड्रग्स न जाए, वो वाली हालत है उसकी। मैं मर जाऊं वो ठीक है, लेकिन मैं मरूंगा तो ड्रग्स लेते हुए मरूंगा। इस पर्सन को लोग क्या करते हैं? घर के अंदर बांध देते हैं, है ना, घर के अंदर बंद कर देते हैं, और वो पर्सन ऐसे साइटिक एक्टिविटी करता है, बिल्कुल पागलों जैसे, दीवार पीटेगा, दीवार पे सर मारेगा, मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसी सब चीजें। तो विथड्रॉल सिम्टम क्या? जैसे ही आप उससे अचानक से उसका ड्रग लेते हैं, अचानक से उसका ड्रग लेते हैं, तो उसकी जो साइटिक एक्टिविटी होती है, साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है यार? में मुझे आती ही नहीं, क्या करूं मैं? देख लेना, स्पेलिंग हो सकता है मेरी गलत हो। उसकी जो साइटिक एक्टिविटी होती है ना, जो पागलपन पड़ता है उसको, उसी को बोलते हैं विथड्रॉल सिम्पटम। जिसमें आप देखेंगे वो कंप्लेन करेगा, उसके हाथ कांप रहे होते हैं ना, हैंडशेक, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, वो ह्यूजली स्वेट कर रहा होता है, स्वेटिंग होता है उसका, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है कि बस मुझे दे दो, मुझे थोड़ा सा एक 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 बार वो स्नॉट कर लेने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। देखा है ना आप लोगों ने वेब सीरीज वगैरह में, वो पागल होते हैं तो तुरंत जाते हैं अपना वो फटाफट फटाफट जो भी स्मैक वगैरह लेते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। वही बोल रहे हैं, हैंडशेक, उसके हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग होता है, हैवीली स्वेट होता है उसको, एंड उसके जो मैडनेस है, वो पागलपन वाली एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। इन्हीं सबको आप बोलते हैं, ये जो दिख रहे हैं, इन्हीं को आप बोलते हैं क्या? विथड्रॉल सिम्पटम। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसे पर्सन से जो बिल्कुल अडिक्ट है किसी चीज के लिए, अगर आप अचानक से उससे उस ड्रग से दूर करोगे, तो उसके बॉडी में बहुत ही सीवियर चेंजेस आते हैं, एंजाइटीज, यस बेटा, एंजाइटी अटैक आते हैं उसको। इन्हीं सब एंजाइटी अटैक को उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो प्रोफेजली स्वेट करने लगता है, पसीना निकलने लगता है। उसी को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बच्चे? विथड्रॉल सिम्पटम। क्लियर है? नेक्स्ट, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। देखो, रेडिएशन 2 टाइप की होती हैं, उसमें से कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जब ये बॉडी के सेल्स पे पड़ती हैं, ध्यान देना, बॉडी के सेल्स पे पड़ती हैं रेडिएशन, तो कुछ रेडिएशन ऐसी है जो बॉडी के सेल्स पे पड़ती हैं, तो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट
अगर आप साइटोप्लाज्म को जानते हैं तो साइटोप्लाज्म में मोर देन 90% क्या है, वाटर होता है। ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें और भी हैं, यानी जो न्यूट्रल फेज में है, ये रेडिएशन जैसे ही आती हैं इस H2O को तोड़ देती हैं H प्लस प्लस OH माइनस में। ये देखो हमारे बॉडी में H2O कैसा था, न्यूट्रल। कैसा था बच्चा, न्यूट्रल था। लेकिन इस न्यूट्रल H2O को उसने क्या किया, तोड़ दिया आयंस में। इसी को बोलते हैं, ऐसे रेडिएशंस को बोलते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। एक्सरे याद आ रहा है, आपने पढ़ा भी है एक्सरे। एक्सरे इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजिंग, यहां लिख देता हूं, एक्सरे, गामा रे, ये सब ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में आयनाइजेशन कॉज करती हैं। कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर आती तो हैं, लेकिन वो यहां पे आयन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, वो आयन नहीं चेंज करती। जो आयन चेंज नहीं करती, आयन नहीं बनाती, उन्हें बोल देते हैं नॉन आयनाइजिंग यूवी रेडिएशन। समझ में आ गया भैया, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग का मतलब क्या है, समझ में आ गया। आ जाओ, मास्ट सेल ये हिपैरिन का सिक्रीशन करता है। ये हमारी बॉडी में, हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर मास्ट सेल। और ये सेल्स जो हैं वो जनरली फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ये फैगोसिटिक एक्टिविटी भी शो करते हैं, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स, जब एलर्जी होती है, एलर्जी के टाइम पे ये इम्यून रिस्पॉन्स शो करने में यूज होते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है जब आप पढ़ रहे होते हैं एनिमल टिश्यू, वहां पे इस चैप्टर में जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, एलर्जी के टाइम पे ये इम्यून रिस्पॉन्स देती है विद द हेल्प ऑफ हिपैरिन। और इस इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए, यहाँ से जो हिपैरिन उससे निकल रहा है, इसको रोकने के लिए आप बाहर से एंटी हिपैरिन ड्रग्स लेते हो, जैसे एविल वगैरह। यानी ये हुआ क्या, ये हुआ ये कि मास्ट सेल जो है एलर्जी के टाइम पे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। चलो भैया, तो आज का डाउट हो गया क्लियर। अच्छे अच्छे डाउट थे जो जरूरी थे, मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग आज स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं चैप्टर क्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चलो मैं एक बात बताता हूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही, कि जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप कोई लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ये लाइफ साइंस नहीं है, ये लाइफ साइंस नहीं है। ये लाइफ साइंस के साथ साथ जो बायोलॉजिकल रिलेशन है लाइफ साइंस का, वो है। यहां पे दो टर्म लिखा है, एक है ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा कि यार ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। देन वी विल बी डीलिंग लाइक पॉपुलेशन। यस, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम यही दो चीज पढ़ते हैं। सुनो, इस चैप्टर का बेस क्या है, इस चैप्टर का बेस ये है कि कोई भी लिविंग स्पीसीज, वो कुछ भी हो सकता है बेटा। वो लिविंग स्पीसीज का बनने का मतलब है ना, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, फन चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सीखना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ये सीखना है कि जैसे क्लास में पूजा बोलनी सर मुझे टफ लगता है, पूजा है, तो पूजा जहां पे भी रहती है, पूजा का अपने चारों तरफ से क्या इंटरेक्शन है। और चारों तरफ का मतलब, अगर मैं पूजा की बात करूं, मैं बात पूजा की कर रहा हूं, लेकिन पूजा की जगह पे आप अपने को रखना, जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं वो पूजा की जगह पे अपने को रखना, कि आप अपने चारों तरफ, जो चारों तरफ की बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं, चारों तरफ, पर्यावरण। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों, उनसे आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, इसी की स्टडी को बोलते हैं, इस चैप्टर के अंदर जो यूनिट है मेन, इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। यानी कोई भी स्पीसीज जहां पे होगा, जैसे मैं पूजा की बात कर रहा हूं, पूजा अपने घर में रहती है, उनके घर कहां पे है, घर कहां पे है का मतलब घर हिमालय पर्वत पे है, या घर बिल्कुल साउथ में है, या किसी खाड़ी के किनारे है, या किसी समुद्र के किनारे है, वहां के हिसाब से वहां का एनवायरमेंट होगा। यस और नो। आप कौन से स्टेट का हो, वहां पे कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा रेनफॉल रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर होगा। यस और नो।
यस और नो। उसके हिसाब से क्या होगा, आपके एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा, और उस एनवायरमेंट में कैसे कैसे आपके सराउंडिंग में पेड़ पौधे उगते हैं, कैसे पैथोजेंस बनते हैं, उन पैथोजन का आपकी बॉडी के ऊपर क्या अटैक होता है, क्या आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है। साथ ही साथ वहां पे टेम्परेचर, सनलाइट, एयर, सॉइल, ये सब तो पढ़ेंगे ही नॉन लिविंग। साथ में लिविंग कि आपकी मम्मी आपके लिए कितने हेल्पफुल है, मतलब आप एक स्पीसीज हो तो इस इन्वायरमेंट में रहने वाले दूसरे स्पीसीज से आपका कैसा इंटरेक्शन है, आपका भाई आपके लिए कितना सपोर्टिव है, इन सब चीजों की स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ये तो कहानी घर घर की है यार। यस और नो। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज कहानी घर घर की। आप अपने सराउंडिंग की बातें कर रहे होगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा। बहुत फन टॉपिक है। फन टॉपिक इन द सेंस ऑफ कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम बिल्कुल वो चीज पढ़ रहे होंगे जो हम रोज देख सकते हैं और रोज से रिलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरे यूनिट का नाम है इकोलॉजी। यस, हम जनरली इसे इकोलॉजी ही बोलते हैं, जिसे हम अपने एनसीईआरटी में 4 डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ रहे होंगे, है ना। इकोलॉजी, जिसका हम पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की स्टडी के पहले हमें यह सीखना है यार इकोलॉजी क्या आफत है, क्या आफत है। देखो क्या लिखा है, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट है। देखो ऐसा मजा आएगा आपको पढ़ने में, ऐसा कहानी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच डील विद द इंटरैक्शन। किसके बारे में डील कर रहा है? स्टडीज विच डील विथ या स्टडीज विथ इंटरैक्शन। यहां पे आप सिर्फ इंटरैक्शन की स्टडी कर रहे हो, खत्म हो गई इकोलॉजी यार। ये लो, एक लाइन में पूरा यूनिट खत्म। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। बाकी सारी बातें गई तेल लेने, फाड़ में गई। इंटरैक्शन की स्टडी है बस। क्या बोल रहे हैं? अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अब देखना इंटरैक्शन किसका इंटरैक्शन सर? अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे रह रहे हैं, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट, एबायोटिक एनवायरमेंट। खत्म। पूरे यूनिट में यही पढ़ते हैं, पूरे यूनिट में यही पढ़ रहे होते हो आप इकोलॉजी में। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। सर हमें ना ये एनसीईआरटी की लाइन आपने भी लिखा है, बोर्ड में भी मतलब बोर्ड बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में भी लिखा है। आपने बोर्ड पे जो लिखा है वो एनसीईआरटी में भी लिखा है। और सर जैसे आप बता रहे हो ना कि इकोलॉजी द सब्जेक्ट स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, इतना सर हिंदी ट्रांसलेशन हम भी कर लेते हैं, है ना। कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ, हमारे भेजे में भेजो कि क्या बोल रहा है। तो मैं भेजता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? व्हाट इज इकोलॉजी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। अच्छा सर, इंटरैक्शन किसके किसके बीच में? ये देखो बच्चे, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। सर ये भी समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो ना, हमें तो समझ ही नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। ऐसे कुछ भी बोल के नहीं निकलते सर, पूरी चीज समझाओ। बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अरे तो मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी, क्या पढ़ रहे हो? बायोलॉजी। अरे ये पता है ना तुम्हें, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बेटा। अरे पता है ना यार। देखो, और आपने बायोलॉजी की स्टार्टिंग की थी यूनिट नंबर 1 11th में इंटरमीडिएट की बायोलॉजी पढ़ना, जहां आपने पहला चैप्टर पढ़ा था द लिविंग वर्ल्ड। यस और नो। और वहां पे हमने बात किया था कि अगर इस पूरी दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को हम ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ डिवाइड करें, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ डिवाइड करें, तो 2 ही चीजें मिलती थी। एक वो चीज जिसमें लाइफ के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें आप लिविंग बोलते हो। दूसरी वो चीज जहां पे लाइफ के कैरेक्टर नहीं होते, उन्हें आप नॉन लिविंग बोलते हो। सर हम नहीं मानते, मत मानो, मेरी बात सुनो। अभी जहां पे भी बैठ के पढ़ रहे हो, टेरेस पे बैठे हो, सीढ़ियों पे बैठे हो, घर की खिड़की पे बैठे हो, छत पे बैठे हो, टेबल चेयर पे बैठे हो, पार्क में बैठ के पढ़ रहे हो, जहां पे भी हो, एक बार चारों तरफ नजर घुमाओ। एक बार चारों तरफ, मैंने बोला ना ये कहानी घर घर की है, हर सबको ये डेली फेस कर रहा है। एक बार चारों तरफ नजर घुमाओ और नजर घुमा के ये देखो कि क्या अगर मैं 2 चीजों को देख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ,
तो मुझे ये दो ही वैरायटी मिल रही है जब सभी चीजों को देख रहा हूं, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। मिल रही है या नहीं मिल रही, पहले तो ये बता दो यार, मिल रही या नहीं मिल रही? देखो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चे। अगर आप लाइफ के बेसिस से बांटोगे तो एक मिलेगा नॉन लिविंग, एक मिलेगा लिविंग कंपोनेंट। यस और नो दे दो यार फटाफट, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, यस और नो दे दे बच्चे फटाफट। यार यस नो देते रहा करिए आप लोग प्लीज। अगर आप लोग हमारे किसी बात से सहमत होते हैं तो प्लीज यहां पे यस नहीं भी लिखना है तो वाई लिख दिया करें, और सहमति नहीं है, असहमति है, लगता है कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो वहां पे नो लिख दिया करो ताकि मुझे समझ में आए कि आपसे कनेक्शन नहीं बन रहा, मैं वो चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है ठीक है, हाँ बेटा भाई बहुत अच्छा पूजा बेटा, मुझे पता था कि कोई ना कोई तिलस्मी बच्चा होगा, तिलस्मी मतलब समझ रहे हो ना, एकदम एक्सपर्ट बच्चा जो बोलेगा सर बहुत तेज बन रहे हो ना, बहुत तेज हो रहे हो सर, जरा वायरस के बारे में बताना, जरा वायरस के बारे में। सर वो तो दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन चमन लाल मेरी बात समझो, वायरस एक टाइम पे या तो नॉन लिविंग है या तो लिविंग है, यस और नो। वायरस या तो नॉन लिविंग है या तो लिविंग है, दोनों एक साथ नहीं रहता। एक वायरस दोनों चीजें एक साथ नहीं रख सकता, तो कभी वो इसमें होगा कभी इसमें होगा, ऐसा नहीं कि झूलेलाल की तरह बीच में झूल रहा है। समझ में आया बच्चे, समझ में आया? चल इधर आजा। बायोटिक कंपोनेंट, अगर मैं लिविंग चीजों को देखता हूं, लिविंग चीजों को देखता हूं तो क्या नजर आता है? देखो लिविंग में क्या नजर आया, देखो नजर आया चांद नजर आया, क्या नजर आया? नजर आया कोई एनिमल, नजर आए बहुत सारे प्लांट्स, और कुछ ऐसे हैं जो नजर नहीं आते हैं लेकिन हमारे आसपास ही रहते हैं। यस और नो, यस और नो, हमारे आसपास ही रहते हैं, बस वो नजर नहीं आते। बोलो बोलो, ये लो क्या है ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस पैथोजन सब आ गए, जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें दिख नहीं रहे। ध्यान से देखना बहुत मजा आएगा। इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हो भैया, इंटरेक्शन का मतलब बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से, पहले तो ये देख लिया। एबायोटिक कंपोनेंट की तरफ मैं ताक झांक कर रहा हूं कि हमारे इन्वायरमेंट में एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो पहला तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, अरे SON वाला सन नहीं यार, SUN, सन वाला सन, सूर्य नमस्कार वाला सन, वो सन है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। कैसे? वो हमारे इन्वायरमेंट में डाल रहा है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। हाँ या ना बोलना यार, कनेक्ट नहीं करो तो बोल देना फटाफट। उस सन की वजह से आ रहे हैं हमारे पास, हमारे इस पूरे एनवायरमेंट की लाइट। बोलो बोलो, हमें पता है सर जब लाइट नहीं है तो हम जानते हैं कि हम सो जाएंगे। बोलो रात हो गई सोना है, लाइट है दिन का टाइम है हमें काम करना है। अरे बोलो ना, ये क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट है। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चे? हाँ शिखा बेटा क्या बोलना है? आपको मेरे चैट दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। टेम्परेचर, लाइट, ये बायोटिक फैक्टर में। और आप जहां पे भी रहते हो वहां की एक जमीन होगी। जमीन होने का मतलब क्या है? अगर आप ये हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में रह रहे हो तो वहां पे पूरे आपको प्लेन्स मिलेंगे जहां पे बहुत ज्यादा खेती हो रही होगी। अगर आप राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पे रहते हो वहां पे डेजर्ट मिल रहा होगा। अगर आप हमारे ईस्ट इंडिया में चिरापूंजी के साइड रहे हो तो वहां पे आपको लगातार पूरे साल भर बारिश होने की वजह से वहां पे दलदली मार्शी लैंड मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब इंडिया में या पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे जो सॉइल की वैरायटी है वो भी क्या है? अलग अलग है। यस और नो? वहां पे सॉइल कैसा है, वहां पे टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वहां पे क्या बोलते हैं, एयर कैसा है? बोलो बोलो, वहां पे एयर कैसा है, वहां पे अच्छा वाटर मिस हो गया, वहां पे वाटर कैसा है, ये सब चीजें क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। अब देखो सर इंटरेक्शन की बात कहां से हुई? मेरे बच्चे एक बात बता, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी जगह की, देखो देखो मैं बात करता हूं आपसे
कि आप ऐसी जगह पे हो जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां की टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे सॉइल भी बहुत बहुत मतलब ऐसे डेजर्ट है, मैं बात कर रहा हूं डेजर्ट लैंड की, जहां पे आप देख रहे हो तो सैंडी सॉइल, रेत मिलती है ना रेगिस्तान में। अरे बहुत सारे गाने गए हुए ना रेगिस्तान में, तुम लोग गए नहीं होगे तो ऐसे वीडियोस में देखा होगा ना, बोलो बोलो। अरे बोबा फेट तो देखा ही होगा हॉटस्टार पे, वो जो स्टार्टिंग का सीन है, रेगिस्तानी जगह जहां पे क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वहां पे सॉइल भी क्या है सैंडी सॉइल, तो वहां पे पेड़ पौधे नहीं होते, समझना मेरे बच्चे, वहां पे पेड़ पौधे बहुत अच्छे नहीं है। जब पेड़ पौधे नहीं है रेगिस्तान में, तो जब पेड़ पौधे नहीं है मतलब जब प्रोड्यूसर नहीं है, जब वहां पे क्या नहीं है बच्चों, प्रोड्यूसर नहीं है, तो प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो उनके ऊपर रहने वाले, उनके ऊपर फीड करने वाले प्लांट्स भी नहीं होंगे। यस और नो, सॉरी प्लांट्स बोल रहे हैं, उनके ऊपर खाना खाने वाले एनिमल्स भी नहीं होंगे। हाँ या ना बोलना बच्चे, एनिमल्स भी नहीं होंगे। और आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी ना कभी, एक फूड चेन है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पूरे सराउंडिंग में एक फूड चेन है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, घास उगा या कोई ग्रेन उगा, उस घास को खाया किसी एक ने, उसको खाया किसी दूसरे ने, उसको खाया किसी तीसरे ने, ऐसे पूरी फूड चेन चल रही है। यस और नो, यस और नो। तो यहां पे जैसी टेम्परेचर होगा, जैसा लाइट होगा, जैसा सॉइल होगा, जैसा एयर होगा, जैसा वाटर होगा, उसी के हिसाब से इस जगह पे क्या होगा। देखो जैसी ये चीजें होंगी किसी सराउंडिंग में, ये एबायोटिक कंपोनेंट, इसी एबायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से वहां पे प्रोड्यूसर्स बनेंगे, मतलब प्लांट्स बनेंगे। यस और नो। तो एक बात बताओ, इन एबायोटिक कंपोनेंट का इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा प्लांट पे? हाँ या ना बच्चे? ये जो भी एबायोटिक कंपोनेंट, इनका इफेक्ट इस प्लांट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कि वहां पे कैसा प्लांट होगा, और जैसा प्लांट होगा वैसे ही उस प्लांट को खाने वाले वहां पे एनिमल्स होंगे। वैसे ही क्या होंगे बच्चे, उस प्लांट को खाने वहां पे एनिमल्स होंगे, और जैसे प्लांट और एनिमल होंगे उनके हिसाब से ही वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। क्लियर हुआ क्या? यानी देख रहे हैं कि आप क्लियर देख रहे हो। अच्छा, एबायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट वहां पे स्टेब्लिश होगा या वहां पे सस्टेन कर रहा है, यही तो है इनका इंटरेक्शन। यस और नो? यस और नो बच्चे? समझ में आया स्टडी ऑफ इंटरेक्शन क्यों बोलते हैं? आप यहां पे दो चीजों की स्टडी कर रहे होगे, एक बायोटिक कंपोनेंट की, एक एबायोटिक कंपोनेंट की, और आप ये सीख चुके हो कि किसी प्लेस पे जैसा एबायोटिक कंपोनेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग वहां पे बायोटिक कंपोनेंट डेवलप होंगे। हाँ या ना यार? हाँ या ना बच्चे? चलो, तो ये इंटरेक्शन तो एबायोटिक का इससे हो गया, लेकिन आप ध्यान दो, आप ध्यान दो, यहां पे क्या बोला मैंने, क्या बोला कि भाई जैसा प्लांट होगा वैसा एनिमल होगा, तो क्या बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन नहीं बन रहा? जैसे प्लांट्स होंगे वैसे उनके ऊपर खाने वाले, जैसे प्रोड्यूसर्स होंगे वैसे कंज्यूमर्स होंगे, तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा? बोलो बोलो। और क्या, और क्या, यहां पे एनिमल और प्लांट कैसे हैं, इनको, इनके ऊपर बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस वैसे होंगे, तो क्या इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा? यानी हुआ क्या, हम यहां पूरी इकोलॉजी में यही इंटरेक्शन पढ़ रहे होंगे, हम यही इंटरेक्शन पढ़ रहे होंगे बच्चों। क्लियर हो गया? और इंटरेक्शन का मतलब बच्चों को नॉर्मली लगता है कि बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन, अरे ऐसा नहीं है। बायोटिक का एबायोटिक से इंटरेक्शन तो है ही है, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे एनवायरमेंट में बायोटिक में भी आपस में इंटरेक्शन है, और एनिमल और एनिमल का इंटरेक्शन नहीं है क्या? है कि नहीं है? अरे हमने पढ़ा है अभी यार, हमने पढ़ा है, मच्छर को खून हम दे रहे हैं, मच्छर ही जो एनिमल, हम ही जो एनिमल। यस और नो? तो मच्छर का जीवन यापन हमसे चल रहा है, बोलो 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 बोलो, हमसे ही तो चल रहा है। यानी इंटरेक्शन हमारे इन्वायरमेंट में कैसा कैसा प्रेजेंट है पहले ये समझ लो। एक इंटरेक्शन है एबायोटिक कंपोनेंट का बायोटिक कंपोनेंट से, जो क्लियर दिखता है। यस और नो? जो क्लियर दिखता है। दूसरा, जैसा एबायोटिक कंपोनेंट होगा वैसा ही प्लांट बनेगा, जैसा प्लांट होगा वैसे ही वहां पे एनिमल्स होंगे जो इस प्लांट के ऊपर फीड कर पाए।
यस और नो? और एनिमल्स में भी आपस में होगा। हमने पढ़ा नहीं है क्या बच्चे, हमने पढ़ा नहीं है क्या? पैरासिटिज्म, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, कुछ अंदर से खून चूस रहे हैं, कुछ बाहर से खून चूस रहे हैं, वो भी तो इंटरेक्शन है। बोलो ना बच्चे, क्या प्लांट्स को बिना एनिमल के पॉलिनेशन हो जाएगा? प्लांट को पॉलिनेशन के लिए एनिमल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन ही तो है। यानी हमारे पूरे इन्वायरमेंट को देखें, इस पूरी दुनिया को देखें, इस पूरे अर्थ को देखें, तो वहां पे सिर्फ एक चीज हो रही है, वो हो रही है इंटरेक्शन। और इसी इंटरेक्शन की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। समझ में आया भैया? समझ में आया? और पूरे इस 4 यूनिट में आप यही पढ़ रहे होते हो। एक जगह पे आप अपने एबायोटिक फैक्टर को साफ कर रहे होते हो, चैप्टर नंबर 4 में एबायोटिक फैक्टर को क्या करते हो? साफ कर रहे होते हो, जिसे आप बोलते हो एनवायरमेंटल इश्यूज। लकीली आपके चैप्टर से अभी कट है, नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? अरे ये एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनका पॉपुलेशन मतलब, ऑर्गेनिज्म मतलब एक इंडिविजुअल और पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे। यस और नो? तो यहां पे आप दो ही चीज पढ़ रहे होगे कि एक स्पीसीज के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आता है और पूरे पॉपुलेशन पे इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट आता है। चैप्टर नंबर 1 डन। चैप्टर नंबर 2 में आप डिस्कस कर रहे होते हो बायोडाइवर्सिटी एंड नहीं सॉरी इकोसिस्टम्स के बारे में, जहां पे आप देखोगे कि ये दोनों कंपोनेंट मिलके इकोसिस्टम डेवलप करते हैं, इकोसिस्टम कैसे मेंटेन करती है। चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ रहे होते हो बायोडाइवर्सिटी, इनकी कितनी सारी डाइवर्सिटी है, इनको कैसे रखेंगे, ये पढ़ोगे। यही सब चीजें तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। देख रहे हो? आपको इस एक पेज में, इस आधे पेज में मैंने इकोलॉजी के चारों चैप्टर से कनेक्शन करवाया है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, जरूरी है। मतलब मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं कि मेरे चैप्टर का पहला क्लास किसी ने कर लिया किसी यूनिट का, तो उसके आधे चैप्टर वहीं खत्म हो जाते हैं सारे। बस इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है तो चलिए लेते हैं। सर क्या एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी इंटरेक्शन होता है? यहां पे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख, तू ध्यान से देख और बताना मुझे कि टेम्परेचर और लाइट का इंटरेक्शन है या नहीं है। वहां पे टेम्परेचर और लाइट का इंटरेक्शन है या नहीं है? लाइट और टेम्परेचर भाई, जितनी जगह, जिस जगह पे जितनी देर तक जितनी ज्यादा लाइट रहेगी वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। बोलो बच्चे, वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन है। हालांकि हम इस पे फोकस नहीं करते क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, बट है। जब आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो आपको मिलता है ये पढ़ने के लिए एबायोटिक इंटरेक्शन। तो मैं जानबूझ के यहां पे ज्यादा नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं कि पानी है, पानी में मिट्टी कम है, पानी में मिट्टी ज्यादा है। पानी में मिट्टी कम है, पानी में मिट्टी ज्यादा है, तो क्या पानी साफ और गंदा नहीं हो रहा? यस और नो? पानी में साफ और गंदा नहीं हो रहा, पानी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनका भी इंटरेक्शन है। बट हम उस लेवल पे अभी नहीं जाएंगे, हम उतनी ही चीजें डिस्कस करेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। तो इंटरेक्शन हर जगह है। पहली तो ये बात, एबायोटिक का, बायोटिक में, दोनों का आपस में, एबायोटिक के आपस में भी होते हैं और यहां पे भी आपस में भी होते हैं। यस और नो? यस और नो? सारी चीजें इंटरेक्ट कर रही हैं, इन्हीं की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। बेटा देखो केशव, बेटा मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कैसे पढ़ाना है मुझे पता है। 4 लेक्चर ले रखे हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है ना? तो सीखो, पहले थोड़ा सा बेस बनाओ, अच्छा बाद में खींच लेंगे। पहले बेस, नींव मजबूत करो, बाद में घर तेजी से बना लेना। पहले नींव खराब करके घर तेजी से बना रहे हो, गिर जाएगा ना, गिर जाएगा। फिर बोलोगे सर समझ नहीं आता, या यार मुझे ये चैप्टर टफ लगता है, ऐसा लगता है। पहले आप टफ बना देते हो क्योंकि आप जल्दी खत्म करने के चक्कर में समझने की बजाय रटने पे चले जाते हो। वो मुझसे होगा भी नहीं, आप चाहे यहां पे कितना भी लिख लो सर प्लीज फास्ट, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैंने बेस बना लिया, मैं आगे चलूंगा ही नहीं, मैं खिसकूंगा ही नहीं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। आ जाओ बच्चों इधर। क्या बोल रहे हैं कि जब आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की स्टडी करते हो, आप इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की स्टडी करते हो, एनसीईआरटी लिख रही है कि आप जब भी किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी इंटरेक्शन की स्टडी कर रहे हो, तो आपको उस इंटरेक्शन को समझने के लिए 2 टाइप के सवाल पूछने पड़ते हैं। देख लो, 2 टाइप के सवाल। एक क्या बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, टोटल एनसीईआरटी पढ़ाया मैंने इसमें, मतलब टोटल एनसीईआरटी की स्लाइड बनाई है। 2 टाइप के इंटरेक्शन हो रहे हैं। एक है हाउ टाइप, कि अगर ये हो रहा है
तो कैसे हो रहा है। अगर किसी भी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हाउ टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे। और कैसे का मतलब क्या कि आप मैकेनिज्म पे जा रहे हो, आप प्रोसेस पे जा रहे हो कि कैसे हो रहा है, राइट। वाई टाइप में आप डिस्कस कर रहे हो कि उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों हो रहा है। वाई मतलब क्यों, कि उसका उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसकी स्टडी आप कर रहे हो सेकेंड टाइप पे। अब एक बात बताओ, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे या हम पर्पस पढ़ेंगे, हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे या हम पर्पस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म को। हमारा फोकस कहां पे होगा मेनली, कि हाउ। हम फिलोसॉफिकल अप्रोच पे नहीं जाएंगे। हम यहां से जब भी आप ऐसे दो सवाल पूछेंगे ना तो आपको दो आंसर मिलेंगे। एक मिलेगा जो होगा, एक जो क्वेश्चन उठेगा वो आपको दिखाएगा साइंटिफिक अप्रोच, कि साइंस क्या है इसके पीछे, ये क्यों हो रही है। और दूसरा बोलते हैं फिलोसॉफिकल। तो हम यहां पे फिलोसॉफी पढ़ने नहीं आए हैं, यस और नो। हम यहाँ पे फिलॉसफी पढ़ने नहीं आए, हम आए हैं यहाँ पे साइंस पढ़ने। तो हमारा फोकस हमेशा कौन से वाले क्वेश्चन पे होगा, हमारा फोकस होगा हमेशा साइंटिफिक अप्रोच पे, कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, जब आप गार्डन में बुलबुल को गाना गाते हुए सुनते हो सुबह सुबह प्रातः काल, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग, ये बर्ड गाना कैसे गा रही है, एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग, और ये क्यों गा रही है। आप हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलो इसका आंसर मैं दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एनी वन ऑफ यू हु इज कंफर्टेबल इन आंसरिंग, कि एक बुलबुल जब गाना गा रही है तो वो गाना क्यों गा रही है और कैसे गा रही है, वो गाना क्यों गा रही है और कैसे गा रही है। एनी वन ऑफ यू, हाउ डज अ बर्ड सिंग, एक बुलबुल कैसे गाती है। एनी वन ऑफ यू, और क्यों गाती है। यू हैव टू क्वेश्चंस, और आप लोग रिवाइज कर रहे हो। इट मींस कि आप ये चैप्टर पहले पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से, और ये एनसीईआरटी का लाइन है तो आपको आंसर पता ही होगा, है ना। एक्सपेक्टेशन रखो ना, आपको आंसर पता होगा। फटाफट आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर। ये देख लो, मानोगे नहीं तो, नहीं अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे। वाई डज द बुलबुल सिंग। एनसीईआरटी में यार, कहां पे है, हाँ ये रहा। हाउ डज द बर्ड सिंग, कैसे गा रही है, एंड वाई डज द बर्ड सिंग, क्यों गा रही है। क्या आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है बच्चे। कुछ बच्चों ने तो लिखा है विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स वाइब्रेशन, विद द हेल्प ऑफ वॉइस बॉक्स। केशव ने बोला उसकी मर्जी, सही है, उसका मन करे गाए, मन करे ना गाए, दैट्स वेरी गुड, लेकिन मैं बोल रहा हूं गा रही है। केशव बेटा, डोंट प्ले स्मार्ट विथ मी, मैंने बोला वो गा रही है, अब बता, यानी उसकी मर्जी नहीं है, वो गा रही है, मेरी मर्जी है, मैंने बोला है वो गा रही है, अब बता आंसर, है ना। जोक नहीं बनाने का, अपन पढ़ रहे हैं यहां पे, है ना। तो बी सीरियस, बी सीरियस, अदरवाइज मुझे आप लोगों से अच्छे जोक्स आते हैं। चलो यार, बी सीरियस। लास्ट टाइम पे ऐसे मस्ती करोगे बेटा, बाद में परेशान होगे। अभी अभी फोकस कर लो, अभी फोकस कर लो। यस यस, वेरी गुड प्रणव बेटा, सही है। देखो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही वी हियर बुलबुल सिंगिंग इन द मॉर्निंग, हम सुबह सुबह सुन रहे हैं, तो हाउ डज, हाउ मतलब आपको पता है, जब भी आप हाउ टाइप क्वेश्चन देखोगे तो आप कहां पे जा रहे होगे, मैकेनिज्म पे। यार कौन से मैकेनिज्म से गा रही है, दस आंसर इज, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम गाते हैं, हम कैसे गाते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हमारे पास है साउंड बॉक्स, हमारे पास क्या है, साउंड बॉक्स है। वैसे बुलबुल के पास भी साउंड बॉक्स है। हम अपने साउंड बॉक्स को, ह्यूमन के साउंड बॉक्स को, जहां पे यहां पे वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं लैरिंग्स। लेकिन इन केस ऑफ एवीज या बर्ड्स, दिस साउंड बॉक्स इज फेरिंग्स।
तो सीरिंग्स के अंदर यहाँ पे इसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, इसलिए गा रही है। और यही सवाल आपसे पूछ देगा बोर्ड में, तो लिख के आ जाना अपने मन से, तो आपको नंबर भी वो दे देगा अपने मन से, है ना बच्चे, है ना, वो अपने मन से नंबर भी दे देगा। जब तक टॉपिक सीरियस चल रहा है प्लीज बी सीरियस। बाकी कॉमेडी करने के लिए, जोक बोलने के लिए मैं हूं ना, तो तुम लोग ये लोड क्यों ले रहे हो? तुम यहां पढ़ने आए हो तो पढ़ो चुप से यार। देखो यहां पे, हाउ डज द बर्ड सिंग विद द हेल्प ऑफ सिरिंग्स या साउंड बॉक्स। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है बेटा, पूछ देगा तो आंसर पता होना चाहिए। कैसे गाती है? सिरिंग से। एंड व्हाई डज, यस रीजन, बहुत से लोगों ने सही बताया, टू अट्रैक्ट मेल मेट्स पार्टनर्स, अपने मेल पार्टनर्स को बुलाने के लिए, राइट। तो क्या करते हैं? चलेगा बच्चे, चलेगा, समझ में आ गया? आप इतना आंसर कर देना। एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चे, मैंने आपको दिखाया भी है। मैंने पेज नंबर नहीं डाला है यहाँ पे आज लकीली, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर डाल देता हूं, आप जहां पे भी पढ़ोगे। अच्छा, ये पहला ही पेज है, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। वहां पे देखो लिखा है हाउ डज द बर्ड सिंग एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग। मिल रहा है बच्चे, मिल रहा है हाउ डज एंड व्हाई डज, और आपको आंसर भी मिला है। द हाउ टाइप क्वेश्चन इज, जब भी आप हाउ टाइप क्वेश्चन पूछ रहे होगे कि कैसे करती है, जब भी आप प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे होगे, हाउ टाइप क्वेश्चन सीक मैकेनिज्म। हाउ टाइप क्वेश्चन हमेशा क्या कर रहा होगा? मैकेनिज्म खोज रहा होगा, एंड बिहाइंड द प्रोसेस की क्यों हो रहा है। एंड द वाई टाइप इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। वाई टाइप से क्या हो रहा होगा? सिग्निफिकेंस पढ़ रहे होंगे। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? तो ये सब मैंने छोटी छोटी बातें जो थी आपसे डिस्कस कर ली हैं। कुछ और अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, आएंगे लेकिन बाद में, थोड़ा और आगे चलें। अब आपके एनसीईआरटी में ना इंटरेक्शन को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, कि आप इंटरेक्शन को और अच्छे से समझ पाओ, आपके दिमाग में फिट हो जाए इंटरेक्शन क्या है, उसने कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं। और ये सच में बड़े अच्छे सवाल हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। जैसे क्या सवाल पूछा गया है, जरा देखो। Why are the night blooming flowers are generally white? पहले क्वेश्चन का आंसर करो। रात में खिलने वाले फूल जनरली व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? वाई लिखा है ना, वाई मतलब इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है, कोई साइंस है जो हमें पढ़ना है। बोलो, कोशिश करो कि वाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर व्हाइट, क्यों है रात में खिलने वाले फूल सफेद? किसी के घर में है ऐसी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो जनरली दिन में नहीं खिलते हैं, वो रात में ही खिलते हैं? हैं आप लोगों के घर पे ऐसे फूल? चलो मैं सिखाता हूं कि रात में खिलने वाले फूल व्हाइट कलर के क्यों होते हैं। अब आ गया थोड़ा सा जोक टाइम। क्लोरोफॉर्म नहीं बेटा, क्लोरोफिल। मनसा बेटा न जाने कौन सा नशा करती है। चलो यहां देखो, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, मैं सिखा रहा हूं और आ गया वो जोक टाइम जो मुझे लेना होता है, वो आप लोग लेते हो बीच में, मुझे हर्ट होता है यार, है ना, हर्ट होता है। देखो, यस आ गया। बोल रहे हैं कि रात में खिलने वाले फूल सफेद क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब हम ऐसा सीखेंगे, राइट स्नेहा बेटा, स्नेहा आचार्य जी, गुड गोइंग, राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। अब हम लोग इस सवाल का आंसर ऐसे सोचेंगे कि जब भी हम कोई हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, हम जब भी कोई हॉरर सीरीज देख रहे होते हैं, तो उसमें हमेशा जो चुड़ैल होती है, जो विच होती है, वो व्हाइट कलर की लेके ही क्यों घूमती रहती है? व्हाइट कलर की साड़ी पहन के, गुमनाम है कोई, देखा है ना आपने, बदनाम है कोई, तो वो व्हाइट कलर में क्यों घूमते रहते हैं? बोलो ना, देखा है ना आप लोगों ने? कभी सोचा कि यार ये जो विच बनाते हैं, चुड़ैल भूत, इनको व्हाइट कलर क्यों बनाते हैं? यस, बिकॉज इन नाइट रात को लाइट अवेलेबल नहीं है, और हमें कोई चीज दिखाई कैसे देती है, इसके पीछे का क्या साइंस है, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, बिकॉज आप लोगों ने ऑप्टिक्स कर रखा होगा।
है ना, आप लोगों ने ऑप्टिक्स कर रखा होगा। ऑप्टिक्स में सीखा हमने कि हमें कोई चीज दिखाई कैसे देती है। लाइक मैं मुझे ध्यान से देखो, मैं अभी आपको व्हाइट कलर के टी शर्ट में क्यों दिख रहा हूं? बिकॉज ये कैमरा यहाँ पे जो लाइट्स लगी हैं, इन लाइट्स में से मेरे स्ट्रेस से व्हाइट कलर का रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरे में जा रहा है। व्हाइट कलर का कलर रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरे में जा रहा है, बाकी सारे कलर अब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। हमें जो कलर जैसा दिखाई देता है, रीजन बस ये है कि उस कलर से उस ऑब्जेक्ट से वो कलर हमारी आंखों तक आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्या है कि वो हम अलुका बोली कि सर क्योंकि वो विधवा है इसलिए वो व्हाइट पहन रही है। चल इधर आ जा नौटंकी बाजों। क्योंकि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैंने ये बनाया है क्या ही बोलूं, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाने की कोशिश की और रेड कलर का दिखाया है। ये आपको रेड इसलिए दिख रहा है बच्चे कि यहाँ पे स्टूडियो में लगी है व्हाइट लाइट, एंड व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स हैं। सारे कलर्स का मतलब सर, ये सारे कलर्स हैं। बट हो क्या रहा है कि यहां से आपके आईज तक सिर्फ ये रेड कलर जा रहा है, रेड कलर की वेवलेंथ जा रही है, बाकी सब यहां पे अब्सॉर्ब हो जा रही है। तो रात के टाइम पे तो कोई वेवलेंथ नहीं होती, बोलो रे बोलो, रात के टाइम पे तो कोई वेवलेंथ नहीं होती। तो आप जब भी किसी चीज को देखते हो, तो कोई लाइट है नहीं, तो हमें कोई कलर जनरली दिखता ही नहीं है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट से हमारे पास कोई कलर आता है, हम बहुत ध्यान से देखते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे बेस्ट कलर आता है रात के टाइम पे, वो सनलाइट नहीं है तो विबग्योर नहीं है, तो सबका मिक्सचर आता है, और इसका मिक्सचर हमेशा होता है व्हाइट कलर का। कैसा आता है? व्हाइट कलर का। और रात में जब लाइट नहीं है तो व्हाइट कलर अपने आप दूर से ही दिख जाता है। यस और नो? तो अगर अब मैं बोलूं व्हाई नाइट ब्लूइंग फ्लावर्स आर जनरली व्हाइट, तो रीजन बस यही है क्योंकि व्हाइट कलर नाइट मतलब डार्क के रिस्पेक्ट में कंट्रास्ट में आता है, कंट्रास्टिंग कलर हो जाता है, जो रात में इजीली विजिबल होता है। इसीलिए लोग उन चुड़ैलों से, उन भूतों से डरे, इसलिए वो व्हाइट पहन के जाते हैं। दिखे तो वो लोगों को, तब तो लोग डरेंगे। यस और नो? मैं भूत हूं, मैं दिख ही नहीं रहा हूं, कौन डरेगा तुमसे? इसलिए मजबूरी में कैरेक्टर को व्हाइट कलर पहनाना पड़ता है। समझे? समझे? चलो, तो ये व्हाइट कलर, तो फूल जो है जनरली व्हाइट होते हैं। एक चीज और बताता हूं, यहां पे लिखा नहीं है बट मैं बताता हूं, जिनके घरों पे ऐसा फूल होगा, एक बच्चे लिख रहे कि मेरे घर पे सर चांदनी का फ्लावर है, अगर ऐसे जिनके घरों पे रात में खिलने वाले फूल होंगे, जनरली जो नाइट ब्लूइंग फ्लावर्स होते हैं, रात रानी, चांदनी, है ना, ऐसे इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत हैवी स्मेल वाले होते हैं। फील किया आप लोगों ने? देखा है क्यों? क्योंकि दिन में जो फ्लावर्स है, दिन में फ्लावर्स का काम, ये भी देख लो भैया, एक फूल बना ही देता हूं ना, एक सुंदर सा। आज आप लोगों को अपनी आर्ट दिखाई देता हूं कि कितना अच्छा फूल बना सकता हूं। अरे तुम लोगों को नहीं बे, बोर्ड पे है ना, फूल बना ही देता हूं आज एक। बहुत खराब है मेरी आर्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा वाहियात। ये एक दिन में खिलने वाला फूल है, देखो। अब इससे होता क्या है कि डे टाइम पे फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है, बस इसका एक ही काम होता है। फ्लावर का जो कलर्ड पार्ट होता है ना, इसका एक ही काम होता है, क्या? कि यहां से जो फ्लावर है, फ्लावर से जो कलर है, वो कलर इंसेक्ट को, जो पॉलिनेटर है, उनको अट्रैक्ट करने में काम करता है। अब रात के टाइम पे तो कोई कलर दिख ही नहीं रहा, तो रात के, अब ये भी सवाल बहुत अच्छा है, आपसे पूछ दिए यही सवाल कि रात के फूलों में कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई साहब जब सनलाइट ही नहीं है तो कोई कलर रिफ्लेक्ट होकर कहीं जाएगी नहीं, तो वैसे ही किसी को नहीं दिखने वाला है। यस और नो? तो कलर करके प्लांट अपना क्यों, ये भी एक तरीके का क्या है, इवोल्यूशन है। ये भी क्या है, इवोल्यूशन। ये जो फ्लावर बना है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए देखा आपने, दिन में खिलने वाले फूल कितने सुंदर होते हैं। कभी रेड कलर का है ना, कभी रेड कलर का देख लो, आपके पता नहीं कौन कौन से गुड़हल के फूल जैसे होते, कितने सुंदर लगते हैं। वो पूरा गुलाबी रंग के फूल, व्हाइट कलर के फूल दिन में भी दिखते हैं। व्हाइट कलर की दिन में भी विजिबिलिटी अच्छी होती है, तो व्हाइट कलर के भी फूल होते हैं, है ना। कभी गोभी का फूल भी, ब्लडी फूल। इधर देखो, कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये फ्लावर बन रहा है,
बच्चे मेरे, ये फ्लावर बनने का रीजन यही है कि इसके जो कोरोला वाला पार्ट है वो कलर्ड होने का रीजन यही है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अब रात में तो आपको कोई कलर दिख ही नहीं रहा, रात में सिर्फ क्या दिख रहा, व्हाइट कलर, तो इंसेक्ट का अट्रैक्शन कैसे होगा, एक ही तरीका है, कलर व्हाइट कर लो और अपनी परफ्यूम, अपनी खुशबू बहुत ज्यादा फैला दो, उस बहुत ज्यादा खुशबूदार होते हैं। दिस इज द रीजन कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली इन व्हाइट। क्यों 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 क्यों? टू अट्रैक्ट, टू मेक मोर विजिबिलिटी। क्लियर है बच्चे? अपनी विजिबिलिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्लियर है बच्चे? अब इधर आ जाओ, अब दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा मैं नहीं पूछ रहा, आपकी एनसीईआरटी ने पूछ रखा है, हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? एक बी को, एक मधुमक्खी को कैसे पता होता है कि इस फूल के अंदर नेक्टर है, कैसे पता चलता है? तो इसका भी रीजन है, इसका भी रीजन है कि कैसे पता चलता है कि यहां पे नेक्टर है या नहीं है। बहुत बढ़िया, ये क्या ही हो गया, कुछ तो हुआ और वो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ यहां देखो कैसे पता चलता है। हाउ डज बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? किस फ्लावर के अंदर नेक्टर है, ये कैसे पता चलता है? एनी वन ऑफ यू? किस फ्लावर के अंदर नेक्टर है? बीज के पास, उनके माउथ में, माउथ है स्पेशल सेंसरी पार्ट फॉर नेक्टर। नेक्टर के लिए उनके माउथ में सेंसरी पार्ट होता है जो ये सेंस करता है कि यहां पे नेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर हुआ बच्चे? हाउ, वाई डज कैक्टस हैव मेनी थॉर्न्स? कैक्टस के प्लांट में जनरली आपने देखा होगा ना, जो भी ऐसे प्लांट हैं, जो भी ऐसे प्लांट हैं, जो प्लांट पाए जाते हैं डेजर्ट एरियाज में, जो प्लांट पाए जाते हैं ऐसी जगहों पे जहां पे पानी कम है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो लीव्स रिड्यूस होके स्पाइन या थॉर्न्स बना लेती हैं। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है थॉर्न्स या वो बनाने का? रीजन बहुत साफ है, ताकि, रीजन इसलिए है क्योंकि वहां पे वो रिड्यूस कर सके क्या, वाटर लॉस। यस, टू रिड्यूस वाटर लॉस, या आप बोल सकते हैं इसी को क्या, ट्रांसपिरेशनल लॉस, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम हो, ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करने के लिए। इनकी पत्तियां कैसी हैं, थॉर्न्स में कनेक्ट हो गई। व्हाट इज नेक्स्ट? हाउ डज द चिक स्पर्स, चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? हाउ डज द चिक स्पर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? ये बात बहुत बढ़िया सी बात है, बहुत अच्छी सी बात है, और ये आपको बहुत चौंकाने वाली भी है। आप आज आप तक क्या देखते हो, नॉर्मली आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन अब मैं बोलूंगा तो आपको नजर आएगा, है ना? आपको मैं बोलूंगा तो आपको नजर आएगा। कभी आपने देखा है मुर्गी के बच्चों का झुंड, मुर्गी या बतख, ऐसे बच्चों को, उसमें आप देखते हो कि जो बतख है, जो मेन, जो उसकी माँ है, वो लीड करती रहती है और उसके बच्चे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। हैव यू एवर सीन गाइस? कभी देखा है? यस शिशिका बेटा, अच्छा अभी आप लोग यहाँ चल रहे हो, अभी आप लोग यहाँ चल रहे हो। सो मच लैग मैन, सो मच, बहुत काफी लैग हो जाता है। क्लियर है? क्या मुर्गी का बच्चा मतलब चिक एक हैन को कैसे पहचानता है? मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपने देखा होगा ऐसे घूमते हुए मुर्गी को, और वो अपने 8-10 बच्चों को अपने आसपास लेके जाती है, तो मुर्गी के बच्चों को पता होता है कि ये उसकी मम्मी है। आप सोचो किसी ऐसे जगह पे, चिक्स पर मतलब मुर्गी के बच्चे। बेटा ये एनसीईआरटी में है ना, तो आ सकते हैं ना, एनसीईआरटी के कुछ भी आ सकता है, तो यू हैव टू बी रेडी। मुर्गी के बच्चे कैसे जानते हैं कि ये मेरी मम्मी है? सोचो जहां पे 50 मुर्गियां हैं, बट ये सब मुर्गी आप देख के पहचान जाओगे 50 मुर्गियों में कौन सी मुर्गी कल देखी थी, सब एक ही कलर की हैं।
आप नहीं पहचान सकते, लेकिन उसके बच्चों को पता होता है कि मेरी मम्मी कौन है ना, या चिक्स को पता होता है कि उनकी मम्मी कौन है। पता है कैसे? उनके स्पेसिफिक फीदर पैटर्न से। कैसे बेटा? हमें पता नहीं चलता, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग है ना, ऐसे सभी मुर्गियों के पंख अलग होते हैं। तो वो कैसे पहचानते हैं? स्पेसिफिक फीदर पैटर्न से। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब भी, अरे वो चिक स्पर्स मतलब छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे बोल रहा है ना, ये स्पेसिफिक फीदर पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब कोई मुर्गी घूम रही होती है तो उस मुर्गी के चारों तरफ उसके बच्चे जब घूम रहे होते हैं तो वो उसकी मुर्गी की बॉडी से टच हो के जाते हैं, टच हो के जाते हैं। ये आपको ज्यादा तब दिखेगा जब वो भीड़ भाड़ में होगी, भीड़ भाड़ में, है ना। भीड़ भाड़ में क्या होगा? भीड़ भाड़ में भी जब ये जाते हैं तो वो क्या करते हैं? टच करते हैं, जो अपनी मम्मी को पहचानने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे आपने देखा होगा आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो वो जब रोना शुरू करता है तो वो बुआ जी उसको लेके खिला ले, उसको मामा मामा भी खिला ले, उसको चाचा चाची खिला ले, दादी के पास हो, दादा के पास हो, वो रोना रुकता ही नहीं उसका। वो आंख बंद करके रोए जा रहा है, मुंह बना बना के, है ना, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। लेकिन वो रोते 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 जैसे वो अपनी मम्मी के पास आता है, जैसे वो अपनी मम्मी के पास आता है, वो 2 मिनट के अंदर उसकी स्पीड जो एकदम ऐसे हाई वॉल्यूम पे रो रहा था वो थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, थोड़ा डाउन, और फिर अचानक से वो चुप हो जाता है। यस और नो? यस और नो? थोड़ी देर में क्या हो जाता है? वो चुप हो जाता है, उसको पता चल जाती है अब वो मम्मी के हाथ में है, अब वो सेफ है। अब वो बेबी इत्तू सा है, वो इत्तू छोटा सा, वो अपनी मम्मी को कैसे पहचानता है? कैसे जानता है मम्मी? क्योंकि उसको अपनी मम्मी से एक स्पेसिफिक स्मेल आती रहती है, एक ना एक स्पेसिफिक स्मेल उसकी मम्मी से उसको आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही मदर्स टच मिलता है उसको, मदर्स टच, मदर्स वाइब्रेशन, मदर्स फीलिंग, उसको पता चलती है कि अब वो मम्मी के हाथ में है बेबी। वो बेबी अपने आप को सेफ फील करता है और विद इन 2 मिनट, जो 2 घंटे से चुप नहीं होता था, मम्मी को देखते ही तुरंत चुप हो जाता है। वही हालत यहाँ पे भी है कि ये स्पेसिफिक फीदर पैटर्न से पहचानती हैं और इनको अपने मदर से एक स्पेसिफिक स्मेल आती रहती है। बता तो दिया कैसे करते हैं, ऑलरेडी बता दिया आपको, समझ में आया। और इसके बाद कभी मैं आपको जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूंगा, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे बताऊंगा, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है कि मदर और बेबी के बीच में, बोलते हैं ना कि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता और सबसे स्ट्रांग बॉन्ड हमेशा मम्मी और बेटे के बीच में होता है। तो उसका रीजन भी बहुत साइंटिफिक है, कभी पढ़ाऊंगा, अभी टाइम नहीं है उसके लिए। मैं कभी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि क्यों होता है ये। चलो आ गए। अच्छा ये दोबारा से आ गया, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, रिपीट हो गया ये स्लाइड। अब आपकी एनसीईआरटी पढ़ ले फटाफट। आवर लिविंग वर्ड इज, नहीं ये कलर जा नहीं रहा होगा अच्छे से यार, फिर वही ले रहा हूं। Our living world is fascinating, diverse and amazingly complex. अगर आप अपने लिविंग वर्ड को देखते हो तो ये क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत डाइवर्सिटी मिलती है, और ये बहुत ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स भी है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस एट वेरियस लेवल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कॉम्प्लेक्स कितना है, क्या है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे देख सकते हो। मैं बस आपको डिस्कस करने वाला ही हूं, डिफरेंट लेवल्स, जैसे मैक्रोमोलिकुलर लेवल, सेल लेवल, टिश्यू, ऑर्गन। आपने पढ़ रखा है ये इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कि एक से का मतलब क्या हुआ? नहीं होता, नहीं हो सकता है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं कि आप देखेंगे, जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि एक सेल कैसे बना है, तो आप उस सेल के बनने में ये बहुत सारी लेवल्स को देखेंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा, बट ये लिख रहा है कि ये पूरे इंटरेक्शन को समझने में आपको हेल्प करेंगे। इस इंटरेक्शन को समझते कैसे हैं वो मैंने सिखा दिया, हाउ एंड वाई टाइप के क्वेश्चन से।
हाउ एंड वाई टाइप के क्वेश्चन से। हाउ एंड वाई टाइप के क्वेश्चन में दो आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा साइंटिफिक, एक मिलेगा फिलोसॉफिकल। हमें साइंटिफिक वाले पे जाना है। फिर उसने कुछ क्वेश्चन भी पूछा कि बुलबुल क्यों गाती है, कैसे नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स वाइट होते हैं, कैसे बी को पता चलता है, क्यों कैक्टस के अंदर थॉर्न्स है, एंड चिक स्पॉट्स कैसे जानते हैं। तो ये सारी कहानी बता दी। ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा बचा है, बस इसी पे जा रहे हैं हम लोग। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। एनसीईआरटी क्या लिखी है? एनसीईआरटी लिखी है कि आवर वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो है, इस कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को समझते कैसे हैं, कैसे बना है? तो इसके लिए आपको वेरियस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने पे क्या पता चला कि चलो देखते हैं क्या पता चला कि कैसे बना एक सेल, कैसे बना एक ऑर्गेनिज्म। जब हमने ये खोज की तो पाया कि इसकी शुरुआत हुई थी एटॉमिक लेवल से। ध्यान से देखना, एटॉमिक लेवल से। एटॉमिक लेवल से आपने देखा कि ये एटम्स एक साथ मिक्स होके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। किसमें कन्वर्ट हो गए? मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर बना लिए, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लिए जिस फॉर्मेशन से उनके अंदर उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल बोलने लगे। ऐसी प्रॉपर्टी आ गई। बायोमॉलिक्यूल मतलब क्या? अरे ऐसे मॉलिक्यूल जो बायो लाइफ को पैदा कर सकते हैं, लाइफ को ओरिजिनेट कर सकते हैं। दोज आर बायोमॉलिक्यूल्स। गॉट द पॉइंट? एटम, मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। गॉट द पॉइंट बच्चे? बायोमॉलिक्यूल्स की वजह से पहली बार सेल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? सेल का फॉर्मेशन। और आपको पता है, यहां से तो आप जानते हैं, बहुत तेज हो तुम लोग, बचपन से पढ़ते रहो, फटफट फटफट बोलते जाओगे। सेल के मिलने से टिश्यू, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के मिलने से एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल। इसी को क्या बोलते हैं? एक ऑर्गेनिज्म हो गया या एक इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल के मिलने से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी, कम्युनिटी के मिलने से इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम के मिलने से बायोम्स, और बायोम्स के बाद आपका पूरा ये बायोस्फीयर आ जाता है जो हमारी अर्थ है। बहुत सारे बायोम के कनेक्शन से क्या हो जाती है? अर्थ। एक्चुअली ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है जहां से हमारी इकोलॉजी शुरू हो रही है, जहां से हमारी इकोलॉजी शुरू हो रही है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है। जरा देखेंगे हमने क्या पढ़ा था। व्हाट इज इकोलॉजी? एक ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन, एक ऑर्गेनिज्म से या एबायोटिक फैक्टर से, यस और नो। ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म से या एबायोटिक फैक्टर से, वो कहां से शुरू होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि इकोलॉजिकल स्टडी शुरू करनी है तो बेटा हम कहां से शुरू कर सकते हैं? जरा देख के बताओ कि शुरू कहां से होगा, खत्म कहां होगा, वो मैं बता दूंगा। शुरू कहां से होगा पहले ये जानो। मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन टू ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। तो यहां पे जैसे मैं बात करूंगा इकोलॉजिकल स्टडी की, इकोलॉजिकल स्टडी कहां से शुरू होगी? इस ऑर्गेनिज्म से शुरू होगी, एक इंडिविजुअल से शुरू होगी। समझ में आ रहा है? यहां से शुरू होगी इकोलॉजी। बेटा ये चार्ट मैंने बनाया है आपको समझने के लिए। आप देखो आपके एनसीईआरटी में शुरू में ही लिख रखा है, जो मैंने वहां पे चार्ट के फॉर्म में दिया ना कि मैं आपको समझा पाऊं, वो आपके एनसीईआरटी में दिया है वेरियस लेवल। ये देखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और आपके एनसीईआरटी में दिए किसी भी चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। ऑल्दो मैंने आपको और बेसिक और नीचे से शुरू किया है, मैंने आपको एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया है, यहाँ पे तो फिर भी बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट किया इसने। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब ये बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, ये बायोमॉलिक्यूल्स से शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी। मैंने 3 कदम और पीछे से, क्योंकि मैंने बोला है हम हमेशा झपट्टा मारेंगे, मतलब शेर की तरह 2 कदम पीछे से चलेंगे ताकि उछाल लंबी हो, ताकि समझ में ज्यादा अच्छा है। यस और नो? तो मैंने आपको 2 कदम पीछे से ही शुरू किया। एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ठीक है। चलो शुरू करो कि ये शुरू कहां से होगा? ये शुरू होगा हमेशा एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी से, एक इंडिविजुअल की स्टडी से। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको भी सिखाऊंगा।
है ना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं बच्चे, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे पढ़ चुके हो यार, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। ये देखो यहां से लाइफ कैसे जनरेट होगी ना, ये आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो, है ना। ये पूरी बायोलॉजी यही है, ये आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो। ये बायोमोलिक्यूल्स पूरा एक अलग से चैप्टर था 11th में, याद आ रहा है। ये सेल की पूरी एक यूनिट थी 11th में। पूरी बायोलॉजी में आप यही पढ़ते हो और कुछ नहीं पढ़ते। टिश्यू, हाँ एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हो आप लोग, समझ में आ रहा है। ऑर्गन की बात करूं, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो आप लोग। तो पूरी बायोलॉजी में आप यही पढ़ते हो यार, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पढ़ते हो। ये पूरी बायोलॉजी दे रखी है। हम लास्ट यूनिट की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताऊं, वो इस तरीके से दिखा रहा है कि भाई यहां तक की कहानी आप पढ़ चुके हो अपने पुरानी बायोलॉजी में। इकोलॉजी में आप इसके आगे का पढ़ोगे, ये बोलना चाह रहा है। समझ में आया। देखो एनसीईआरटी मैंने बोला है, रिसर्च स्कॉलर्स लिखते हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने वो बोल रहे हैं इंडायरेक्टली कि भाई ये सब तुम पढ़ चुके हो पहले पहले यूनिट्स में, अब आप यहां से पढ़ रहे हो। समझ में आया। ये देखो, इकोलॉजी कंसर्न विद 4 लेवल्स, ये लाइन याद रखना। इकोलॉजी के अंदर कितने लेवल्स आते हैं? 4 लेवल आते हैं स्टडी के, जिसमें पहला क्या है? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। पीछे कर रहा हूं, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। सर इकोसिस्टम क्यों छोड़ दिया? फिर आप सोचोगे ना इकोसिस्टम क्यों छोड़ दिया। इकोसिस्टम छोड़ नहीं रहा है। आप जो पढ़ते हो ना 4 लेवल, इस कम्युनिटी के मिक्सचर को इकोसिस्टम बोलते हैं और इकोसिस्टम के मिक्सचर को बायोम बोलते हैं। तो कम्युनिटी और बायोम पढ़ते पढ़ते आप इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो। क्या करते हो आप? ये कम्युनिटी और बायोम पढ़ते पढ़ते इकोसिस्टम पढ़ लेते हो। समझ में आया? नहीं बेटा कोई डिफरेंस नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं तो मैं अपना अकेले एक इंडिविजुअल भी हूं। मैंने यही तो लिखा है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत जगह पे ऑर्गेनिज्म ना लिख के इंडिविजुअल लिखेगा। ठीक है केशव बेटा, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। एनसीईआरटी में कभी ऑर्गेनिज्म लिखेगा, कभी इंडिविजुअल लिखेगा। एक स्पीसीज की बात कर रहे होगे तो एक इंडिविजुअल स्पीसीज। क्लियर हो गया? एक ऑर्गेनिज्म। ध्यान से देखो, यहां पे आपकी इकोलॉजी 4 लेवल पे डिस्कशन करती है। किस पे? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। आप बोलोगे सर आपने इसके बीच में इकोसिस्टम भी लिख रखा था। बिल्कुल लिख रखा था, लेकिन जब हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, हम कम्युनिटीज की स्टडी करते हैं, तो हम भी यहाँ पे भी थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। और जब बायोम पढ़ते हैं तो बायोम इकोसिस्टम से मिलकर बना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। इसलिए हम इकोसिस्टम को सेपरेट रख रहे हैं। देखो अब एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, इकोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है विच स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, जो क्या स्टडी करती है? इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच होने वाले इंटरेक्शन को। यस और नो? मैं दिखाया है ऑर्गेनिज्म के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। अरे यस और नो? माइक्रोनिज्म, जब पेड़ पौधे गिर गए मर गए उनको खा रहे, सिखाया है कि नहीं? बीमारियां पैदा कर रहे हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, पैथोजेंस। यस और नो? तो वो लिविंग स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन था, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ए फिजिकल एबायोटिक एनवायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म का उसके एबायोटिक एनवायरमेंट से भी इंटरेक्शन होता है। ये सबसे पहले मैंने पढ़ा दिया है। पढ़ा दिया है भैया? पढ़ा दिया आप लोगों को? यस और नो? बेटा शॉर्ट नोट्स में दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स में दे रखे हैं सारे के सारे कि कहां से क्या सवाल आया है। तो आप शॉर्ट नोट को फॉलो कर लो एग्जाम के क्वेश्चन के लिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। एक्चुअली स्लाइड्स भर रही थी और जगह कम हो रहा था, उस वजह से मैंने उनको हटा दिया। मैं ये सोचे कि आपको मैंने शॉर्ट नोट्स में एनीवेज लिख के दिया है और मैं वहीं से कॉपी करके डालता था इस पे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ आया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ आया। तो वो शॉर्ट नोट्स में आपके प्रॉपरली मैंने वो ईयर वाइज क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, आप प्लीज उसको टैकल कर लेना। ठीक है? यहां देखो आ गई दूसरी बात। इकोलॉजी is basically concerned with 4 level of biological system। मिल गया भैया? कितने लेवल पे? 4 लेवल पे। और ये 4 लेवल मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ये 4 लेवल पे होगा। 4 लेवल कौन कौन? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। यस और नो? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ये देख लो, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स।
क्लियर भैया? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन क्लियर है इन दिस चैप्टर। अब ये बता रहे कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी। हम इकोलॉजी को डिस्कस कहां पे करेंगे? एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे और पॉपुलेशन लेवल पे, दो चीजों पे। यही रीजन है कि इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? अरे आप लोगों को जहां पे भी पहले आप लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी होगी उससे मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ा रहा हूं। जनरली बच्चे इकोलॉजी से बोर हो जाते हैं क्योंकि ऐसी बातें ही होती है इसमें ना, एकदम जनरल जनरल सी बातें। थोड़ा सा आपको मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? थोड़ा सा कनेक्शन डेवलप हो रहा है या बोरिंग ही जा रहा है ना? क्लियर क्लियर बता दे यार, या बोरिंग ही जा रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अब आ जाओ, अब आ जाओ, बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। अब हम लोग 4 लेवल के बारे में हमने जो पढ़ा है ना, हमने क्या क्या बोला? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। तो हम जरा उन चारों में इनका मतलब क्या होता है एक बार ये समझ ले। इनका मतलब क्या होता है ये समझ ले। तो मैंने पहले लिखा है ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म से आपका क्या मतलब है। तो जब भी आप बात करते हो ऑर्गेनिज्म की, आपने खुद ही बोला है कि यहाँ पे इकोलॉजी में, इकोलॉजिकल स्टडी में आप शुरू कहां से करते हो? ऑर्गेनिज्म से। पता है ना? आप, ये पहला लेवल है, यहां पे भी लिख देता हूं, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है, दिस इज फोर्थ वन। यस और नो? तो आप शुरू कर रहे हो ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल से। तो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल क्या है? दिस इज द बेस ऑफ इकोलॉजी, दिस इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी। यहां से एक्चुअल में इकोलॉजी शुरू हो रही है, यहां से। तो ये यूनिट हुआ कि नहीं? ये यूनिट हुआ कि नहीं हुआ यार? मजा आ रहा है ना? बस मजे के ही पैसे है बच्चे। देखो, ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। यस, जहां से हम इकोलॉजी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, ये यहां पे जो सबसे पहले आया, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। यस और नो? दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एंड आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा आधे नंबर का, यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी? दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या है? एक ऑर्गेनिज्म। अब आपको सुनना पड़ेगा, अब आपको सुनना पड़ेगा मेरी एक बात, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं यहां पे और क्यों लिखा है आपकी एनसीईआरटी ने ये लाइन। मुझे थोड़ी देर सुनना पड़ेगा आपको। सुनो, मैं बात कर रहा हूं एक इंडिविजुअल की, एक स्पीसीज की, एक ऑर्गेनिज्म की। एग्जाम्पल, कोई आप अपने घर में रखे हुए गमले का एक पौधा ले लो, अगर प्लांट लेना है तो, एनिमल लेना है तो खुद को ले लो यार। क्या करो? खुद को ले लो और मेरी बात सुनो कि आपका इंटरेक्शन एनवायरमेंट से कैसा हो रहा है, आपका इंटरेक्शन एबायोटिक फैक्टर से कैसा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब बात थी सर्दी की, तो हम क्या करते थे? स्वेटर पहन के रखते थे। यस और नो? जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हम पहले, अभी ऐसे हाफ स्लीव्स में घूम रहे हैं, फुल स्लीव में आते हैं। क्यों भैया? कि सर्दी बढ़ रही है। जैसे थोड़ी और सर्दी बढ़ी, हम हाफ स्वेटर्स में आ जाते हैं, हाफ जैकेट्स में आ जाते हैं। थोड़ी और सर्दी बढ़ी, हम फुल स्वेटर, फुल जैकेट में आ जाते हैं। और ज्यादा बढ़ी तो हम कंबल ओढ़ के सोना शुरू कर देते हैं। और बढ़ी, रजाई में आ गए, और अब हम कहीं नहीं जाएंगे, रजाई में एक टिकुर के बैठे। यस और नो? यस और नो? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आपके एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है, आपके एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर डाउन होने से आपकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। यस और नो? आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। हाँ या ना बोलो ना यार, हाँ या ना बोलो। बिल्कुल नॉर्मल सी बात करो और आप उससे रिलेट करो खुद को। समझ में आएगा बच्चे? ठीक है, चलो। अब हमने सीजन चेंज कर दिया। हमने क्या किया? सीजन चेंज कर दिया। ठंडी की बात गई, अब आते हैं गर्मी में, है ना? आजकल की बात, जब गर्मी बढ़ रही थी तो अब इसका रिवर्स चल रहा था। हमने पहले रजाइयां हटाई। हमने क्या किया? पहले रजाइयां हटाई, रजाइयां हटा के ओढ़ना शुरू किया, सोना शुरू किया। नॉर्मल जो जैकेट स्वेटर थे वो हल्के करते गए। और अभी हालत ये है, बताया था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सूरज है, ये अर्थ है, और दोनों के बीच में मैं हूं, इतनी गर्मी है। तो अभी क्या है? अपन एकदम बिल्कुल, अभी हम लोग सलमान खान के फैन हो जाते हैं। सब उतार उतार के फेंका, बस आराम से चिल शॉर्ट्स में घूम रहे हैं। यस और नो?
यस और नो बच्चे? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर रेज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फिर से याद दिला दूं, जब मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की, ये टेम्परेचर एबायोटिक फैक्टर है। यस और नो? ये लिविंग फैक्टर नहीं है, ये एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। और ये चेंज हुआ, हमारी बॉडी का रिएक्शन चेंज हुआ। थोड़ी थोड़ी गर्मी आई, पहले अच्छा लग रहा था, चलो दोपहर में मौसम गर्मी गर्मी का होता है, शाम के टाइम पे ना बहुत थोड़ी सर्दी सर्दी रहती है, बढ़िया मौसम लग रहा है। लेकिन यार दोपहर को आलस बहुत आती है ना? आजकल का मौसम ऐसा थोड़ा बोरिंग सा होता है। रिलेट करना, आप लोग ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? फिर थोड़ी सी और गर्मी बढ़ी, मम्मी अब फ्रिज में पानी रखना शुरू कर दो यार, अब ये गर्म पानी से ना प्यास नहीं जा रही है, पसीने आने शुरू हो गए। उसके बाद हमारे कूलर्स निकले, हमारे एसीज निकली, यस और नो? सबका काम स्टार्ट हो गया। बोलो ना यार बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे किसी एक इंडिविजुअल की, एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो, तो आप हमेशा उसकी फिजियोलॉजी को देखते हो कि वो अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कैसे करता है, अपने बिहेवियर को चेंज कैसे करता है। समझ आया? तो आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा बेटा कि जब भी आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी, जब भी आप ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे इकोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या होगी? सीधा आंसर देना। एक स्पीसीज की इकोलॉजी हमेशा उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगी। क्या होगी? हमेशा उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होगी, ऑलवेज, कि वो अपने फिजियोलॉजी में कैसे चेंज कर रहा है। पहले आप क्या कर रहे थे अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, आप स्वेटर्स वगैरह पहनना शुरू कर रहे थे। गर्मी में क्या किया? आप नंगे घूमना शुरू कर चुके हो। समझ रहे हो? मतलब कम कपड़ों में। ये क्या है? आपकी फिजियोलॉजी को मेंटेन करना। यानी अगर एक स्पीसीज की इकोलॉजी की बात करूंगा तो वो हमेशा उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा। क्लियर है बच्चे? क्लियर है बच्चे? ऑर्गेनिज्म क्या है? इकोलॉजिकल हायरार्की की स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, और इसीलिए इसको बेसिक यूनिट भी बोल रहे हैं। और जब भी आप एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी डिस्कस कर रहे होगे, आप क्लियर सी बात है, ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी मतलब आप उसकी फिजियोलॉजी का डिस्कशन कर रहे होगे कि वो कैसे स्वेटिंग करता है, कैसे शिवरिंग करता है। शिवरिंग मतलब ठंडी के दिन में कांपना, गर्मी के दिन में पसीने निकालना। आप एक प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हो, तो आप ये सोच रहे हो कि कैसे अपने फिजियोलॉजी को एडजस्ट कर रहा है ये प्लांट, कि ये प्लांट 10 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है, और कैसे यही प्लांट गर्मी के दिन में 40 डिग्री सेल्सियस पे जिंदा है। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? चलो आ जाओ, बढ़े आगे। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन क्या होती है? नोट्स बेटा आज तो दे दूंगा मैं, अब नोट्स कब अपडेट करेंगे ये मुझे नहीं पता। नोट्स आज दे दूंगा, माइंड मैप आपको मोस्टली कल मिल जाएगा, है ना? नोट्स तो मैं आज दे दूंगा, माइंड मैप कल मिल जाएगा। यहां आ जाओ फटाफट। पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन देखो, अगर मैंने बात किया, चलो इसी पे सिखा दूंगा। ऑर्गेनिज्म जो स्मॉलेस्ट यूनिट था, यस और नो? एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ऑर्गेनिज्म को मैंने बोल दिया ए। ऑर्गेनिज्म क्या है? ए है। ध्यान से देखो, तो जब भी किसी एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल के मेंबर एक प्लेस पे रहते हैं, एक वैरायटी, एक जाति, एक स्पीसीज, एक प्लेस, आप इसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन, हमारे कोटा की पॉपुलेशन, कोटा में रहने वाले सभी ह्यूमन की जो नंबर है वो ह्यूमन पॉपुलेशन कोटा की पॉपुलेशन है। आप अगर प्लांट की बात करोगे तो कोटा में आम के पेड़ कितने हैं, वो कोटा के आम के पेड़ के पॉपुलेशन है। समझ में आ रहा है? यानी एक जगह पे इंपॉर्टेंट है, आपका एरिया वहां पे डिफाइन होना चाहिए कि आप किस एरिया की बात कर रहे हो, और वहां पे स्पीसीज भी फिक्स होना चाहिए कि आप किस ऑर्गेनिज्म, किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। और जब आप एक जगह पे रहने वाले सभी इंडिविजुअल, एक एरिया में रहने वाले सभी इंडिविजुअल को इंक्लूड कर रहे होते हो, तो आप बात कर रहे होते हो पॉपुलेशन। जैसे देखो, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म ए, मैंने बोला क्या? ऑर्गेनिज्म ए, और ये ऑर्गेनिज्म ए इस एरिया में है, और इस एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये स्पेसिफिक एरिया में ये ए वाले ऑर्गेनिज्म
मिलके इस एरिया में ए की पॉपुलेशन बनाएंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इस स्पेसिफिक एरिया में ए के जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो सब इंडिविजुअल मिलके यहां पे ये ऑर्गेनिज्म है बच्चे। अगर ये अकेले मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस एक की बात कर रहा हूं, तो मैं इसकी एक की ऑर्गेनिज्म है ये, इसके फिजियोलॉजी लेवल पे बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि इस स्पेसिफिक एरिया में इस एक की पॉपुलेशन कैसी है, इनका इंटरेक्शन कैसा है, तो मैं इस एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट देख रहा हूं, मैं इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट देख रहा हूं, मैं इसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का इफेक्ट देख रहा हूं, जहां पे मैं देखूंगा, अभी डिटेल करेंगे आगे, कि अलग अलग स्पीसीज का सेम एनवायरमेंट में अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप एक घर में रहते हो, आपके मम्मी पापा एक हैं, आप एक ही घर में रहते हो, आपके मम्मी पापा एक हैं, आपके सेम वही पापा उसी ऑफिस से अर्न करके या काम करके या एग्रीकल्चर जैसे भी उनका अर्निंग सोर्स सेम है, वही मम्मी सेम किचन में सेम तवे पे रोटी दोनों के लिए बनाती हैं, लेकिन एक भाई और दूसरा भाई, एक भाई की हाइट दूसरे भाई की हाइट, समझ रहे? एक घर है, सेम पेरेंट है, एक घर है, मतलब बोलू क्या, ए बायोटिक फैक्टर एक जैसा है। बोलो ना यार, एक बायोटिक फैक्टर एक जैसा होगा दोनों के लिए, यस और नो? जो सेम घर पे सेम चीजें खा रहे हैं, हर चीज सेम है, लेकिन एक भाई का रंग बहुत गोरा, बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल सफेद है, एक भाई का रंग बिल्कुल काला जैसे मैं, एक भाई की हाइट बिल्कुल ऐसी है जॉन अब्राहम है, एक भाई गोविंदा रह गया जैसे मैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जब आप बात करते हो पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन में रहने वाले जो स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज के ऊपर सेम एनवायरमेंट का इफेक्ट डिफरेंट तरीके से पड़ सकता है। समझ में आया बच्चे? समझ में आया? यही इसी की इंटरेक्शन की बात करेंगे कि क्यों एक स्पीसीज ऐसा हो गया, क्यों मेरा भाई जो मेरे ही घर में रहता था, मेरी ही मम्मी खाना बना के रहती थी, वो जॉन अब्राहम हो गया, और क्यों मैं गोविंदा रह गया। समझ में आ रहा है? क्यों मेरा भाई नील नितिन मुकेश हो गया और मैं कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी रह गया। ये डिफरेंस, ये एक ही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग बेसिक बातें समझ लीजिए। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बच्चे? ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है? एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले सेम स्पीसीज का जो ग्रुप है, उस एरिया का पॉपुलेशन कहलाता है। चले, चलो नेक्स्ट। कम्युनिटी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कम्युनिटी? ये देखो, अब यहां पे आप एक बात करेंगे एरिया की, ध्यान से देखना, आप यहां पे बात करेंगे किसकी? एरिया की। और उस एरिया में एक जो कॉमन एरिया है, जब वहां पे बहुत सारे स्पीसीज का पॉपुलेशन आ जाएगा, ये देखो एरिया कॉमन है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन, वहां पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिखा है, इसी को तो पॉपुलेशन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो एनसीईआरटी वाले ऐसे फंसाते हैं, टेढ़ा करते हैं, यहां लिख देना पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ज्यादा इजी हो जाएगा बच्चे के लिए कि डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन एक ही एरिया में रह रही है, जो हो सकता है कि इंटर रिलेटेड हो सकता है कि आपस में इंटर रिलेटेड हो, और हो सकता है कि वो इंटरडिपेंडेंट भी हो, मतलब उनका अपने अपना काम खुद कर रही है, डिपेंडेंसी भी नहीं हो, या हो सकता है इंटर रिलेटेड हो। जब भी ऐसा एरिया मिलेगा, जब भी ऐसी जगह मिलेगी, इसे बोलेंगे एक कम्युनिटी। वापस आना, देखना, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, कोई कॉमन एरिया, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म है ए, और इस ए की क्या है यहां पे? पॉपुलेशन भी है, इस ए की ग्रुपिंग है यहां पे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक स्पेसिफिक एरिया में एक ही पॉपुलेशन है, यस और नो? लेकिन इसी जगह में, इसी पॉपुलेशन में एक और स्पीसीज आ जाती है, बी। अरे यार, इस एरिया में तो बी की पॉपुलेशन भी है, यस और नो? कॉमन एरिया, कॉमन एरिया मोर देन वन पॉपुलेशन, बोलो ना यार।
कॉमन एरिया में मोर देन वन पॉपुलेशन, ए का पॉपुलेशन, बी का पॉपुलेशन। अब वो बोल रहे हैं कि चलो मैं बोल रहा हूं कि ये ए वाला जो है ना, ये प्लांट का पॉपुलेशन है, ये वाला क्या है, प्लांट पॉपुलेशन, कोई स्पेसिफिक प्लांट इस एरिया के अंदर। ये बी वाला है, ये एक एनिमल का पॉपुलेशन है, बहुत सारे एनिमल्स एक ही स्पीसीज के यहाँ पे इस एरिया में है, तो उसका पॉपुलेशन। अब यहाँ पे एक पॉपुलेशन और आ गई है, एक पॉपुलेशन और यहाँ पे हवन कर रही है, ये लो हवन कुंड मस्तों का झुंड, यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं। ऐसे सी भी एक पॉपुलेशन आ गई, इसे क्या बोल रहे हैं, पैथोजन पॉपुलेशन। यानी एरिया सेम है, एरिया कॉमन है, यस और नो, एरिया कॉमन है, उसी एरिया में एक से ज्यादा पॉपुलेशन एक साथ आ जाए, वो हो सकता है प्लांट की पॉपुलेशन हो। अब मैं यहाँ पे मैंगो प्लांट लिख रहा हूं, मैं बी को मान लूं अमरूद का पेड़ है, मैं सी को मान लूं पपीते का पेड़ है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ए बी सी में डिफरेंट डिफरेंट दिखाया, मैं हो सकता है ये ए बोल दूं कि ये कुत्तों का नंबर है, बी बोल दूं बिल्लियों का नंबर है, सी बोल दूं, किसका बोलूं, कुत्ते बिल्ली हो गए, गायों का नंबर है, तो ये गायों का पॉपुलेशन है। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी एक्चुअली, कम्युनिटी का मतलब कि भाई एक एरिया, एक ही एरिया में एक से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, इस जगह को आप क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। समझ में आया बेटा, समुदाय, इसे क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। इन नेचुरल एग्रीगेशन, अगर आप नेचुरली देखोगे, नॉर्मली आप देखोगे नेचर में, तो आपको दिखेगा कि एक एरिया में हर जगह प्लांट और एनिमल सेम एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। यह सीधी सी बात है, वहां पे जैसा एनवायरमेंट होगा, वहां पे जैसा एनवायरमेंट होगा, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे एनिमल डेवलप हो, सॉरी प्लांट डेवलप होंगे, और जैसा प्लांट होगा वैसे एनिमल होंगे, है ना। देखो एक बढ़िया सी बात और बता देता हूं, दो टर्म सिखा देता हूं, यहीं पे सिखा देता हूं, अच्छा है जगह भी खाली है। जैसा एनवायरमेंट होगा, है ना बेटा, जैसा एनवायरमेंट होगा उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट्स डेवलप होंगे। क्या डेवलप होते हैं, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट्स डेवलप होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्लोरा। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लोरा। और उन प्लांट्स के ऊपर जो फीड करने वाले एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स वैसे डेवलप होंगे जैसे प्लांट होंगे। मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट होगा, और प्लांट के अकॉर्डिंग वहां पे एनिमल्स होंगे। मैं बोलूं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे फ्लोरा बना, और फ्लोरा के हिसाब से वहां पे जो एनिमल कम्युनिटी है उसे बोलते हैं फाउना। ये वर्ड सुना होगा मे बी आप लोगों ने इकोलॉजी में, फ्लोरा एंड फाउना, सुना है बेटा, फ्लोरा एंड फाउना, यस। तो ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। तो जब भी आप बात करते हैं किसी बायोटिक कम्युनिटी की, तो बायोटिक कम्युनिटी में एनसीईआरटी ने तो लिख रखा है कि भाई वहां पे प्लांट होगा, एनिमल होगा। मैंने आपको लिख दिया नहीं भैया, प्लांट और एनिमल के अलावा ये तो हमें वो कम्युनिटी बता रही है एनसीईआरटी जो दिखते हैं, वहां पे वो भी स्पीसीज हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना दे दो यार फटाफट, क्लियर है क्या। इकोसिस्टम क्या होता है सर, इकोसिस्टम क्या होता है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके। इकोसिस्टम क्या है, फिर से इंटरेक्शन है, ये भी क्या है, इंटरेक्शन किसका, इकोसिस्टम इज द सेगमेंट ऑफ नेचर। नेचर का एक ऐसा सेगमेंट है जो कहां पे है, जहां पे बहुत सारी कम्युनिटी वहां पे फिजिकल एनवायरमेंट से लड़ रही है, जहां पे बहुत सारी कम्युनिटी क्या है, फिजिकल एनवायरमेंट से लड़ रही हैं, और वहां से इंटरचेंज कर रही हैं, एक्सचेंज कर रही हैं मटेरियल और एनर्जी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल करता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करता हूं कि आपको समझ में आए कि इकोलॉजी, सॉरी इकोसिस्टम क्या है। ये ऐसा सिस्टम, देखो देखो, ये ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज रह रही हैं। अभी मैंने लिया था जैसे ए बी सी, इससे वही ले लो, ए कम्युनिटी भी है, बी कम्युनिटी भी है, यहां पे सी कम्युनिटी भी है,
बहुत सारी कम्युनिटीज एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। यहाँ पे डी भी है, अलग अलग स्पीसीज का ग्रुप एक ही एनवायरमेंट में एक ही जगह पे रह रहा है। ध्यान से देखो, अलग अलग स्पीसीज एक ही जगह पे रह रहे हैं, और ये यहां पे जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स, हमने पढ़ा है कि इस एबायोटिक फैक्टर से इनका इंटरेक्शन होगा, इनका इंटरेक्शन हो रहा है, और इंटरेक्शन की वजह से, यार ये फैक्टर्स अजीब सा दिख रहा है, इस इंटरेक्शन की वजह से ये स्पीसीज यहां पे सरवाइव कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई स्पीसीज, जैसे देखना अभी बोला था, हो सकता है कि ये जो स्पीसीज ए है वो बी से इंटरेक्ट कर रहा हो अपने जिंदा रहने के लिए, हो सकता है बी वाला सी से इंटरेक्ट कर रहा हो, यानी वो जगह जहां पे आपको एबायोटिक फैक्टर्स से भी इंटरेक्शन देखने को मिले, जहां पे बायोटिक फैक्टर्स में भी आपस में इंटरेक्शन देखने को मिले। हो सकता है बी वाला सी से इंटरेक्ट कर रहा है, अच्छा पहले ही कर दिया, हो सकता है डी वाला बी से कर रहा है, हो सकता है ऐसा कि ये डी वाला सिर्फ बी से कर रहा है, बाकी किसी से नहीं कर रहा, बाकी किसी से नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से जो इंटरेक्शन है वो जगह जहां पे एबायोटिक कंपोनेंट का और बायोटिक कंपोनेंट का पूरा इंटरेक्शन दिखाई देता है, ऐसी जगह को आप बोलते हो इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चे ऐसे पूरी जगह को? इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे से नहीं लिखूंगा पिंक वाले से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं। किसको? जहां पे आप देखें कि बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटी हो, बहुत सारी क्या हो? बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो, और वो अपने एक जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उससे मटेरियल का एक्सचेंज कर रहे हो, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हो। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम। जिसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। और जब हम ऐसे इंटरेक्शन देखते हैं, हम पढ़ेंगे आगे एनसीईआरटी में जाके, जहां पे आप पढ़ोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप बांटोगे इसको किसमें? एक्वेटिक इकोसिस्टम। आप इसको बांटोगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहां पे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप बात कर रहे होगे पानी के अंदर, कि पानी के अंदर कौन सा स्पीसीज है जो खाना बना रहा है, और उसके ऊपर कैसे दूसरे स्पीसीज जी रहे हैं। आप देखोगे लैंड इकोसिस्टम में कि यहाँ पे कैसे एनर्जी आ रही है और कैसे स्पीसीज एक साथ मिलकर इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। यस और नो? अभी इकोसिस्टम क्या है आप सीख लेते हैं भैया। बायोम्स क्या है? बायोम्स क्या है? देखो, आपने एक स्पीसीज, मतलब आपने सिर्फ मेरी बात करना शुरू किया, ध्यान से देखो, फिर आपने बात किया पॉपुलेशन की, मतलब मान लो मेरा नाम वरदान आर्य है, तो आर्य समाज, ये तो देखा होगा आप लोगों ने अपने घर के आसपास ना, कोई माहेश्वरी है, कोई तिवारी है, कोई सैनी है, कि सैनी समाज का कार्यक्रम है, तो वो सैनी लोगों की पॉपुलेशन है। वो आर्य समाज का कार्यक्रम है तो आर्य लोगों की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? कि उस एरिया में मेरे स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं वो हो गए क्या? पॉपुलेशन। अब हम बात करें कि उस शहर में आर्य समाज के लोग इतने हैं, लेकिन उस शहर में सैनी भी है, उस शहर में तिवारी भी हैं, उस शहर में वर्मा भी हैं, उस शहर में शर्मा भी हैं, तो ये सबको अगर मैं ले लूं तो वो हो जाती है कम्युनिटी, और सब लोग वहां के नेचुरल रिसोर्सेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे बोल दिया आपने इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम मिलके, कई इकोसिस्टम मिलके एक और बड़ा एरिया बना रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं बायोम्स। क्या बोलते हैं? बायोम्स। देखो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है। बायोम्स के ऊपर आ गए। क्या बोल रहे हैं बायोम्स के बारे में? बायोम आर लार्ज रीजनल, लार्ज एरिया है, बड़ा होता जा रहा है, बाई स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, जहां पे एक क्लाइमेट रहेगा, एक मौसम हमेशा वहां पे बना रहेगा, जलवायु वहां पे चलती रहेगी, जहां पे एक पर्टिकुलर मेजर वेजिटेशन होगा, जिसे आपने फ्लोरा बोला है, और इस फ्लोरा के हिसाब से फाउना होगा। क्या बोल रहे हैं? देखो, एक बड़ा सा एरिया, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़ा सा, जहां पे आप पाएंगे कि यहां का क्लाइमेट, यहां पे क्लाइमेट जो है वो एक स्पेसिफिक मेजर क्लाइमेट वहां पे एक स्पेसिफिक रहेगा, जिस क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट किससे डिवाइड होंगे, डिसाइडेड होंगे? वहां के एबायोटिक फैक्टर से।
ये बात मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, बट ठीक है, एनसीईआरटी यहां पे सिखा रही है, यहां पे सीख लो। यहां के जैसे एबायोटिक फैक्टर्स होंगे, इस एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, यहां के एबायोटिक फैक्टर के अकॉर्डिंग यहां का वेजिटेशन होगा। यहां पे क्या होगा बेटा? यहां का वेजिटेशन होगा। उसी के हिसाब से यहां पे हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स लगेंगे, और इस एनवायरमेंट के अलोंग अकॉर्डिंग यहां पे जो वेजिटेशन होगा, जो प्लांट स्पीसीज आएंगे, इसी को आप बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। समझ में आया? जैसा यहाँ पे जलवायु होगी, जैसा बारिश होगा, जैसी मिट्टी होगी, जैसा टेम्परेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे हर्ब, शब, ट्रीज उगेंगी, जिन्हें आप बोल देते हैं फ्लोरा। और जैसे पेड़ पौधे लगेंगे, उन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर फीड करने वाले, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी आएगी यार। यहाँ पे क्या आएगी? एनिमल डाइवर्सिटी आएगी। इसी एनिमल डाइवर्सिटी को आप बोल देते हैं फाउना। वेजिटेशन के ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, सॉरी, प्लांट डाइवर्सिटी। फ्लोरा का मतलब क्या? प्लांट डाइवर्सिटी। समझ में आ गया होगा आई गेस आप लोगों को कि प्लांट डाइवर्सिटी कैसी है और एनिमल डाइवर्सिटी कैसी है। ये एक बायोम के अंदर देखते हैं। और आप देखेंगे, जब आप पूरे धरती पे बायोम देखते हैं, तो कहीं पे आपको रेगिस्तान दिखता है, जैसे टुंड्रा का रेगिस्तान, कहीं पे आपको टेम्परेट लैंड दिखते हैं, कहीं पे आपको फॉरेस्ट दिखते हैं, पतझड़ वाले मैदान, कहीं पे आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखते हैं, कभी आपको समुद्र दिखता है। डिफरेंट डिफरेंट बायोम रीजन है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इकोसिस्टम काम कर रही है। कहीं पे वो एक्वेटिक फॉर्म में है, कहीं पे वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है, और हर जगह बहुत सारे बायोटिक स्पीसीज मिलके एनवायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यस और नो बच्चों? यस और नो बेटा? हाँ ना दे दो। और आज यहीं तक रखूंगा, कल पढ़ाऊंगा ये बहुत बढ़िया सा पार्ट कि बायोम कैसे डेवलप होते हैं, बायोम का डेवलपमेंट कैसे होता है। बहुत बढ़िया सा, बहुत प्यारी सी चीज है, यहां से डिस्कशन करेंगे। और कल हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स सारे कर जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर्स सारे कर जाएंगे, आज यहीं तक रखेंगे। चलिए फटाफट 2 मिनट बात कर लेते हैं, अभी 11:58 ही हुआ है। कैसा लगा आप लोगों को? समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थोड़ी, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली बच्चे इकोलॉजी पूरी तरीके से रटने में लगे रहते हैं, रादर देन सीखना, दे प्रेफर रटना, वो रटने में लगे रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो समझ में आया है, वो जो भी मैंने किया है वो प्रॉपर समझ में आया है, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। लगी नहीं लगी, कैसा लगा? फटाफट 2 मिनट का टाइम है, बता दो। डेवलप हुई अंडरस्टैंडिंग, या नॉर्मल इकोलॉजी की तरह बोरिंग थी मेरी क्लास भी? वैसे मैंने इसको बोरिंग होने नहीं दिया, आप बता दो एक बार फटाफट, ताकि कल हम लोग उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। सही थी? समझ में आई सारी चीजें? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? जैसा होमवर्क मैं हमेशा देता हूं, आप एक बार एनसीईआरटी रीड करोगे अपने अकॉर्डिंग, पहला पेज, दूसरा पेज, जहां पे आपकी बायोम्स में ये डायग्राम है, उसके ऊपर तक का आप पढ़ लेना। दिमाग के कपाट खुल गए, बस टारगेट भी यही था कि रटो मत, समझो, है ना? समय दे देंगे, मैंने जानबूझ के 4 लेक्चर लिया, रिवीजन में 4 लेक्चर कौन लेता है, लेकिन मैंने 4 लेक्चर लिया ताकि मैं आपको सिखा दूं। जब समय है, बाकी क्लासेज 18 दिन चल रही, तो बायो 13 दिन तो पढ़ा ही सकते हैं, है ना? मैं 18 दिन भी कर सकता था, और तब भी पढ़ाता, और तब भी आपको समझ में आता। लेकिन नहीं, जिस चीज में जितना जानना चाहिए, जितना समझना चाहिए, है ना? लास्ट ईयर के क्वेश्चन का वेटेज नहीं होता, ज्ञान के दरवाजे खुल गए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन का वेटेज बस ये होता है कि वो आपको बता देता है कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। तो सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन के भरोसे मत रहना, आप वहां से वो पिक करना कि कैसे क्वेश्चन ओरिजिनेट होते, कैसे स्टार्ट होते, और कैसे सवाल कितने नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी आप पढ़ के सारा जाना, है ना बेटा? लास्ट टाइम पे शॉर्टकट मत खोजो,
तैयारी अच्छी रहनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। शॉर्टकट मत खोजो बेटा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ लूंगी इतना इतना। 6 चैप्टर है, टर्म 2 6 मतलब 7 चैप्टर उधर है, 6 चैप्टर इधर है, 20 चैप्टर है, और अभी आपके पास 40 दिन पड़े हुए हैं। अब से भी शुरू करोगे ना, एक चैप्टर 2 दिन देके, तो भी बहुत प्रॉपर रेडी कर ले जाओगे। और कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो 2 दिन लगेंगे भी नहीं, है ना। तो इसलिए प्रिपेयर करो, शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट पे मत जाओ, पाप पड़ेगा तुम्हें जो शॉर्टकट पे जाएगा। अभी अच्छे से पढ़ो यार, अभी अच्छे से पढ़ो। टर्म 1 नहीं गया तो जो बीत गई सो बीत गई, है ना, जो बीत गई सो बीत गई, जो गया वो गया, आगे का देखो ना। जो खराब हो गया वो खराब हो गया, आगे का देखो, है ना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर से सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। जो गया वो गया, आगे देखो। वहां टिके रहोगे, वहां रुके रहोगे तो अटकोगे। अब अच्छा करो, टर्म 2 अच्छा करो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।